कदे दूध बिलाई पी जाए, कदे रह जाए काचो, कदे नार बिलोवे कोनी, कदे चुंग जाए बाछो। कहने का सार ये है कि आपके पास सारी चीज़ें पड़ी हैं, एक एक गलती करके आप हर बार चूक जाएंगे। उस अपने साथी के पास तो वो पढ़ रहा है, वो अपने वाला साथी वो पढ़ रहा है, ये बात नहीं हो कि सर अपने पास जो है उस पर विश्वास बनाए रखें। मेरा तो सर यही मैसेज है। तो ऐसे मम्मी के लिए ख्याल आता है यार, वो भी तो कितना संघर्ष कर रही है। फिर ऐसे मन में आता था यार कि भाई संगीता तू कैसे हार सकती है इन तकलीफ़ों से, कि तेरी मम्मी तेरे तरक्की के इंतज़ार में बैठी है, वो तो आस लगाए बैठी है भाई कब मेरी बेटी का सिलेक्शन हो और कब मेरे भी अच्छे दिन आए। 12th से बाद में मैंने फौज और पुलिस में काफ़ी प्रयास किया, दुर्भाग्यवश से नहीं हो पाया। जैसे मेरा मकान सीकर में है सर, लेकिन मैं फतेहपुर रोड के ऊपर दूसरा मकान लेके रहता था और फिर तैयारी करता था। यानी अलग से आपने रूम किराए लेकर खुद का मकान यहाँ पर है सर। और सबसे ज़्यादा मेरे बेनिफिट हुआ टेस्ट सीरीज का, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज रेगुलर दी और कभी भी मतलब एक टेस्ट सीरीज भी मैंने मिस नहीं की। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों से अगर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ये घर से निकल के इन्होंने रूम किराया लिया, ये सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके आए थे। टेस्ट हुआ करते थे, टेस्ट में लगभग 2500 से 3000 लड़के टेस्ट देते थे। तो शुरुआत के दौर में मेरी रैंक 2500 से प्लस ही जाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत मेहनत की और मेरी रैंक जो है वो धीरे धीरे अप होती लास्ट में राज्य स्तरीय जब टेस्ट हुआ था सेकंड ग्रेड 2022 का सर, उसमें मेरे 3rd रैंक थी। नमस्कार, प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के विभिन्न विषयों के परिणाम जारी हो रहे हैं लगातार, और इन परिणामों में प्रयास ने पुनः अपनी जो सफलता की गुणवत्ता को बरकरार रखा है और प्रयास ने 3 विषयों में आरपीएससी टॉप किया है। और आप देखें कुल अब तक 8 बार पूरे राजस्थान में जो है आरपीएससी ने प्रथम स्थान पर आरपीएससी के रूप में टॉप किया। जैसे फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बायोलॉजी में फर्स्ट टॉपर पूरे राजस्थान में प्रयास से, आप देखें संस्कृत में पूरे राजस्थान में टॉपर प्रयास से, इवन आप देखेंगे कि उर्दू विषय में भी जो है फर्स्ट टॉपर कैटेगरी के रूप में आप कहेंगे प्रयास से। इसके अलावा सेकंड, थर्ड, आप वो लंबी सीरीज है जो आपने विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा। इसी सफलता के सिलसिले के रूप में लगातार एक बड़ी श्रृंखला अभी आनी बाकी है ज्योग्राफी वगैरह विषय के रूप में। लेकिन हम आपके बीच जो ये विभिन्न सफल अभ्यर्थियों का जो एक बड़ा कार्यक्रम करें, उससे पहले हमने सोचा कि एक सक्सेस स्टोरी की हम एक कड़ी की शुरुआत करें, और इस कड़ी के रूप में शुरुआत हम हिंदी विषय से करने जा रहे हैं। परसों हिंदी विषय का रिजल्ट आया था और उसमें जो बहुत सारे नवचयनित विद्यार्थी जो हैं अपने संस्थान से चयनित हुए हैं। लेकिन आज हमारे पास स्टूडियो में जो बैठे हैं ये 4 वो होनहार प्रतिभाएं हैं जो बहुत ही लोकल कहो, नज़दीकी कहो, सीकर से हैं। इसलिए ये आज व्यक्ति से संस्थान पधारे। चयनित और भी हैं क्योंकि वो दूर से हैं, उनके साथ इस तरह का इंटरव्यू अपन करेंगे, लेकिन वो बाद में कार्यक्रम के साथ करेंगे। वो थोड़ा समय लगने वाली, उनके पहुंचने सुविधा के हिसाब से टाइम लगने वाला। बट इस सफलता की सक्सेस स्टोरी की शुरुआत हिंदी विषय की कड़ी के साथ इनके साथ करने जा रहे हैं। तो आप सभी का संस्थान में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप पधारे, बहुत खुशी का माहौल है, एक आप आभार जताने के लिए आए, बहुत हर्ष का विषय है। हम चाहेंगे कि इस जो है सक्सेस स्टोरी की शुरुआत और जो है ना वो भी हिंदी विषय से, खास बात हिंदी विषय। बाकी टॉपर अपने बायो में भी दिया है, संस्कृत में भी दिया है, उर्दू में दिया है, लेकिन ये भी एक शुभ संयोग कहो कि इसकी शुरुआत अपने हिंदी से करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जो है आज की इस सक्सेस स्टोरी की इस इंटरव्यू ग्रुप में आप शुरुआत करें, ताकि इनके अनुभव जान सकें, इनकी रणनीतियाँ जान सकें पढ़ाई के दौरान, ताकि इनको सुन करके अन्य विद्यार्थी जो भावी विद्यार्थी उनको कुछ सीख, प्रेरणा, कोई नई ऊर्जा मिले, ताकि उनकी सफलता सुनिश्चित हो। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत, आप इसकी शुरुआत करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एससी में काफ़ी नए आयाम जो हैं प्रयास के विद्यार्थियों ने स्थापित किए हैं, और अब मैं हमारे जो विद्यार्थी आपके सामने उपस्थित हैं तो उनका एक संक्षिप्त परिचय जो है मैं आपका करवाता हूं। तो ये शुरुआत जो है हम पहली श्रेणी में। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सर अंकित सुंडा है और पिताजी का नाम सोनलाल सुंडा। मेरा गाँव
सीकर से यहाँ 18 किलोमीटर दूर कूदन गांव से आता हूँ मैं। फ़िलहाल मैं सीकर ही रह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम बलराम फैनीन है और मैं सीकर के नज़दीकी रशीदपुरा से बिलोंग करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब बताना चाहूँगा कि रशीदपुरा वो जगह से हैं ये बलराम जी जो पूरे राजस्थान में प्याज के लिए प्रसिद्ध है, वो रशीदपुरा सीकर के पास ही पड़ता है। जी सर। नमस्ते सर। मेरा नाम रामोतार खोकर है। मेरे पिताजी का नाम उदाराम जी खोकर है। मेरा गांव रायपुरा है जो कि सीकर से लगभग 25-30 किलोमीटर के आसपास दायरे में आता है। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम संगीता है। मेरे पिताजी का नाम नाथुराम जी है और मेरा गांव यहाँ सीकर से 18 किलोमीटर मेलासी है और मैं सीकर रह के मैं तैयारी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्टर साहब, जो एक बात निकल के आई है वो ये चारों ही जो नव चयनित जो व्याख्याता हिंदी विषय से, जी सर, जी सर, ये सीकर के ये 15-20 किलोमीटर रेडियस में है और यही है कि ये मतलब इनके लिए ये इतना जल्दी संस्थान पहुंचना इनके लिए सुगम हो सका। चयनित और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो दूर दराज से, इसलिए सबका एक साथ आना वो थोड़ा सा संभव नहीं हो पाया। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि जो सुदूरवर्ती दूर से जो अपने बच्चे हैं उनके लिए पहले से अपन ने अनाउंस कर रखा है, आपने अनाउंस किया है कि एक बड़ा प्रोग्राम उनके लिए रखेंगे, बड़ा जलसा होगा सर, जलसा उनका होगा और उसमें वो सारे लोग उपस्थित होंगे। लेकिन स्थानीयता का भी एक लाभ यदि मिले तो वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी आज जो है आगे जो तैयारी कर रहे हैं, जो आगे के एग्ज़ाम है, तो वो चाहते हैं कि किस तरह से तैयारी की गई। तो मैं सबसे पहले जो शुरुआत है, पहले प्रश्न मेरा उसी से मैं करता हूँ कि तैयारी की रणनीति, मार्गदर्शन या अभिप्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि भाई हमें तैयारी करनी चाहिए, ग्रेड 1 की करनी चाहिए या ग्रेड 2 की करनी चाहिए? और आप तो वर्तमान में व्याख्याता पद पे चयनित हुए हैं, तो ग्रेड 1 की तैयारी की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। सर, मेरी प्रेरणा की कहानी कुछ अलग ही है सर, औरों से हटके है। मेरी जो वाइफ हैं वो अभी प्रिंसिपल की पोस्ट पर अपने यहाँ सीकर से 7-8 किलोमीटर दूर जिगर छोटे में पोस्टेड हैं। प्रिंसिपल है जी, गीता जी। तो वो सर यहाँ संस्थान के मानद निदेशक परमेश्वर जी सर, उस स्कूल में आप भी रहे थे। बिल्कुल कूदन में पोस्टिंग। तो परमेश्वर जी सर और वो एक साथ ही वहाँ पे स्टाफ में थे। तो मैं पहले से तो कोई यहाँ छोटा मोटा ये सीकर में कोई बिजनेस टाइप का ही काम करता था, लेकिन परमेश्वर जी से संपर्क में मैडम का ट्रांसफ़र, पहले मैडम पलथाना थी, पलथाना से ट्रांसफ़र होके वो कूदन आए थे, तो परमेश्वर जी के संपर्क में आए। फिर धीरे धीरे मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, हालांकि मेरा पढ़ाई से कोई वास्ता था नहीं एक्चुअल में। तो फिर परमेश्वर जी सर ने मेरी वाइफ को कहा कि इनको थोड़ा सा आप कोचिंग में भेजें एक बार। तो फिर मैंने यहाँ 2022 में मैं सबसे पहले कोचिंग में आया। उसमें मैंने 2nd ग्रेड की तैयारी यहाँ से स्टार्ट की थी सर। उस टाइम टेस्ट हुआ करते थे, टेस्ट में लगभग 2500 से 3000 लड़के टेस्ट देते थे। तो शुरुआत के दौर में मेरी रैंक 2500 से प्लस ही जाती थी, मतलब 3000 यदि टेस्ट देते थे तो 2500 से प्लस मेरी। हाँ, वो आपने जीरो से शुरुआत की? जीरो से शुरुआत सर, बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत मेहनत की और मेरी रैंक जो है वो धीरे धीरे अप होती लास्ट में राज्य स्तरीय जब टेस्ट हुआ था 2nd ग्रेड 2022 का सर, उसमें मेरे 3rd रैंक थी। अरे गजब। जब उन्होंने वो सन्ने आपने वो जोड़ के उसको बढ़ा लिया। और सर फिर मेरा पिछली बार डबल में चयन हो गया था 2nd ग्रेड में, लेकिन मैं 1.5 नंबर से उसमें रह गया था, फाइनल चयन नहीं हो पाया था। फिर मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं टूट सा ही गया था बिल्कुल। लेकिन जो आप बलराम जो देख रहे हैं, ये मेरा साथी है, हम क्लास 9 से एक साथ ही पढ़ रहे हैं सर। 9th क्लास से? जी सर। लंबा और साथ, बहुत लंबा है सर। और फिर हमने दोनों ने ये ठाना कि हमें दोबारा एक बार उठ के और दोबारा तैयारी करनी चाहिए। फिर हम संस्थान में आए, आपसे मिले तो आपने कहा कि एक बार आप दोबारा कोशिश करो। तो फिर हमने 1st ग्रेड को चुना, क्योंकि अब मैडम प्रिंसिपल हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर मैंने 1st ग्रेड को चुना और मैंने मेरे मित्र को साथ लिया और फिर हमने तैयारी स्टार्ट की दोबारा। फिर हमने, जैसे मेरा मकान सीकर में है सर, लेकिन मैं फतेहपुर रोड के ऊपर दूसरा मकान लेके रहता था और फिर तैयारी करता था। यानी अलग से आपने रूम किराए लेकर खुद का मकान यहाँ पर है सर। ये भी डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी बात है। हाँ। फिर अब की बार मैंने यहाँ प्रयास में सिंगल तो क्लास मिस नहीं की 1st ग्रेड में। हाँ। और टेस्ट सीरीज में सिंगल टेस्ट मिस नहीं किया। और लगभग मैं और मेरा साथी बलराम 1st, 2nd और 3rd
ये इन रैंक के अलावा हमारी कोई रैंक नहीं आती थी टेस्ट में, और उसका परिणाम सर आपके सामने है। थैंक यू। बड़ा संघर्ष इनका रहा है सर, अंकित का, जो जैसे सुनने को मिला है इनके मुंह से। अब मैं जानना चाहूँगा कि बलराम जी से कि भाई क्या तैयारी, जो आपका जो मार्गदर्शन का जो प्रेरणा सूत्र हैं उसके बारे में आप बताएं, जिससे कि विद्यार्थी जाने। जी सर, मैं और अंकित शुरू से साथ रहे हैं, मतलब स्कूलिंग टाइम के से हम दोनों साथ ही हैं। तो मैं उस टाइम जब अंकित ने तैयारी शुरू की, उसी समय वही जो कड़ी है वो जुड़ती जा रही है आगे से आगे। जैसे ही अंकित ने तैयारी स्टार्ट की, मैं उसमें बीएड के द्वितीय वर्ष में था। तो अंकित ने मुझे फ़ोन करके बोल दिया कि भाई मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चूँकि हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो जैसे अंकित तैयारी कर रहा है तो मुझे भी एक सौभाग्यवश, मैं ये माने आपकी सौभाग्यवश ही मैं यहीं प्रयास संस्थान से अपने परिवार से जुड़ गया। उस दिन के साथ जुड़ने के साथ ही मतलब ये आप मानेंगे कि जैसे अंकित की वो चैन है, वही प्रेरणा मेरे लिए तो काम कर गई। आप भी इनके साथ उसी रूम में रहते थे? हम लोग रूम आपके अलग अलग थे? तैयारी, पूरी तैयारी एक साथ ही हम लोगों ने। नहीं, वो जो तैयारी के दौरान जो आपने रूम किराया लिया था जी, तो आप उनके साथ थे क्या? जी बिल्कुल, मैं इन्हीं के साथ ही था, हम लोग दोनों साथ ही थे। तो 9th क्लास से लेकर के हाँ, आज के दिन तक एक सफल व्याख्याता के रूप में चयनित होने तक आपकी जोड़ी बरकरार है, आपकी दोस्ती है। जी सर। तो बिल्कुल सलामत रहे, हमारा यही कहना है। को देखकर तो ऐसा लगता है कि जय वीरू की जोड़ी बन चुकी है। जो 9 से लेकर अब तक इतना लंबा सफर, और एक साथ रहना, एक साथ पढ़ना, हाँ, ये इतना लंबा साथ इतना चलता नहीं है, इतना रह नहीं पाता आज के एक समय दूसरे में। पूरक अनुपूरक बन गए। हाँ, पूरक और अनुपूरक बनना। अनुपूरक बन गए। अब ये डाउन आए तो इन्होंने इनका सहारा लिया। ये जब नए थे तो इन्होंने इनको गाइड किया। ये हो गया। हाँ। मतलब बड़ी प्रेरणा मिलेगी, और ऐसे विद्यार्थी जो सफल होकर जा रहे हैं वो तो बड़े प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं आज के समय में। पीछे छूट जाता है, फिर उसका फर्ज बनता है उसको साथ ले। बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने रामोतार जी हैं, तो इनसे अब जानना चाहेंगे कि भाई इनका प्रेरणा सूत्र जो है वो क्या रहे, या ग्रेड 1 की तैयारी कैसे शुरू की, एक बार बताएं। ग्रेड फर्स्ट के लिए मेरे बड़े भाई साहब है, जो वर्तमान में एसएसबी में पोस्टेड है, वो एक ड्राइवर है। उनके कारण मैं आज इस सीढ़ी तक पहुंच पाया। उन्होंने प्रारंभ से ही, पहले तो मेरा यानी कि ग्रेजुएशन हो गई थी, उससे पहले 12th हो गई थी। 12th से बाद में मैंने फौज और पुलिस में काफ़ी प्रयास किया, दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया उसमें मुझे। परंतु बाद में मैंने पटवारी की एग्ज़ाम भी दी, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मैं बाहर हो गया। उसके बाद में मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि तो ऑफलाइन ज्वाइन कर ले कोचिंग, उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो क्या पहले ऑनलाइन करते थे क्या? नहीं, वैसे नॉर्मल घर से करता था मैं तैयारी। हाँ। बाद में बड़े भाई साहब ने, बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने ज़बरदस्ती जोर करके ऐसे कहा कि धीरे धीरे टाइम तो निकलता जाएगा, आगे सभी ऑप्शन बंद होते जाएंगे, इसलिए तू बीएड कर ले। उन्होंने ज़बरदस्ती, मैंने 2 बार छोड़ दी थी बीएड नंबर आने के बाद में, तीसरी बार उन्हीं के योगदान के कारण मैंने बीएड करी। और बाद में बीएड करने के बाद में उन्होंने मुझे प्रयास ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया। यहाँ के लगातार जाओ और तैयारी करो, और पर डे शाम को वो भाई साहब मुझसे बिल्कुल बात किया करते थे कि आज कैसा रहा, क्या रहा, टेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ पूछते थे, कौन सी रैंक आई। ये हिसाब से मैं बताता हूँ जनाब, खुश होता यहाँ के एक दिन कर जाओ तो ये हिसाब से मैं तैयारी करता रही हो। और तैयारी करता करता बाद में 2nd ग्रेड एग्ज़ाम हुई दिसंबर 2022 में भी। मैं मेरो सब्जेक्ट को पेपर अच्छो कौन गयो, और बाद में एक बार तो मैं तो बुरी तरह 10 दिन तक तो टूट ही गो, मैं उठा रही कौन दे कि 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम सिर पर ही भी टाइम पर। बाद में भाई साहब फिर से रोजाना शाम को बात करते, यहाँ के कुछ नहीं हाल तो काफ़ी टाइम है तो कर जाएगा। 3rd ग्रेड की दी भी, मैं प्रोविजनल में हुई, लास्ट में फाइनल में फिर से बाहर कर दी होगी। बाद में 2023 से ही मैं तो 1st ग्रेड को यानी कि होली के आसपास ही कोर्स ले लियो और तैयारी चालू कर दी। और पर डे भाई साहब मैंने एक बार हम जानकारी लेता, यहाँ का ठीक चल रही है, यहाँ का ऑनलाइन ले रही है या ऑफलाइन भी ले बोचा सी। जब मैंने मना कर दिया कि मैं ऑफलाइन कर लूँ, मैं ओनली ऑनलाइन तैयारी कर छूँ। ऑनलाइन तैयारी करते रहियो, पर डे पढ़तो बिन तुरंत रिवीजन करतो पर डे क्लास ने। ये प्रकार से बाद में मेरी अच्छी तैयारी होती गई। बी टाइम पर ही मैं यहाँ सोचो कि आपने एक सपोर्ट के लिए यहाँ पशु परीक्षर एक आई, बी में भी मैं एग्ज़ाम दियो, बी मेरो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में 119 नंबर बन रहा। लास्ट में वापस नॉर्मलाइजेशन में कम हो और मैं भी बाहर हो। बी के बाद में मैंने
लगातार इसकी तैयारी उस दिन यानी कि पूरी रात भर है। वो रिजल्ट आया था एवरेज रात को 11 बजे के आसपास। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई उस चीज़ को सोच के क्या पता होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बाद में 3-4 दिन वो चलता रहा कि कोर्ट में जाएगा कैसा होगा, परंतु बाद में गौर नहीं किया, उसको छोड़ दिया और लगातार तैयारी वापस जारी रख दी। और इस प्रकार यह तैयारी आगे बढ़ती रही। बाद में मैंने फिर से संघर्ष किया और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगातार रिवीजन होता गया और अच्छा मेरा टेस्ट भी अच्छा रहता गया और अच्छी रैंक आने लगी। और इस प्रकार बाद में अंत में पूरा कंप्लीट सिलेबस पूरा रिवीजन हो गया और इस प्रकार से मैं आज इस जगह पहुंच गया। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने देखी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर व्यक्ति के जो परिवार तो सबसे बड़ा स्तंभ पिलर होता ही है। जी जी, वो करते हैं। लेकिन रामता की जो सक्सेस स्टोरी में एक चीज़ है, परिवार के जो भैया ने उन्होंने मोटिवेट करके तैयारी के लिए नहीं भेजा, बल्कि वो पर डे इनको शाम को इनको मॉनिटर करते थे। ये चीज़ एक अलग निकल के आई। कई बार क्या घर वाले भेज देते हैं, पैसे दे देते हैं, लेकिन फिर पीछे मुड़ के देखते नहीं, पूछते नहीं, और फिर कई बार वो क्या गाड़ी पट्टी से उतर जाती है। इसलिए ये भी एक माँ बाप पेरेंट्स का या जो गार्जियन का फर्ज बनता है, चाहे बड़े कितने हो तो। अब इनसे तो बड़ा क्या हुआ मैचो, लेकिन फिर भी देखो जो अपने से बड़े हैं वो उनके पास उनका टोकना रोकना पूछना भी एक फर्ज बनता है। तो इनके बड़े भैया दूर रहते हुए, चाहे पोस्टिंग कहाँ उनकी, उनका वर्तमान में छत्तीसगढ़, लेकिन वो टेलीफोनिकली इनको हमेशा पर डे करती। तो ये चीज़ है, चूँकि इसने भी कई असफलता के दौर और स्वाद चखे। 22 वाला है, पशु परिचर ग्रेड 3, लेकिन वो लगातार बड़े भैया की प्रेरणा से और खुद के जज्बे से जुड़ा रहा और परिणाम सफलता स्वाद सका व्याख्याता रूप में। जी सर, वैसे ऐसे देखने को ऐसा लगता है कि एक तो नियमितता और एक संघर्ष से कभी हार नहीं मानना, असफलताओं से कभी हार नहीं मानी, तो सफलताएं सुनिश्चित हो गई। और ऑफलाइन मोड पर जैसे इन्होंने कहा कि ऑफलाइन जो कोचिंग किया उससे काफ़ी बेनिफिट मिला, तो एक प्रॉफिट इनका वो भी निकल कर आ रहा है। अब मैं जैसे कि अपने संगीता है, अपनी बहुत प्यारी स्टूडेंट रही है प्रयास से, तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी तैयारी की जो रणनीति है या मार्गदर्शन जो आपको ग्रेड 1 के लिए मिला, वो आपको कहाँ से मिला? जी सर, मैंने पहले तैयारी की, मतलब 10th हो गई, 12th हो गई, उसके बाद मैंने कॉलेज की। तो मैंने सोचा भाई बीएड नहीं करते हैं, नहीं करेंगे बीएड, कुछ और कर लेते हैं, कोई जॉब कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो मेरी मम्मी थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा तू पैसों की टेंशन मत ले, जो होगा, लेकिन तू बीएड कर। फिर उसके बाद मैंने बीएड की। फिर बीएड की तो फिर ऐसे नहीं था भाई हाँ एमए करें, भाई कौन से सब्जेक्ट से करें, क्या करें, इतनी गाइडेंस नहीं थी। फिर हमारे जो भैया हैं, मतलब वो लगे हुए हैं, टीचर है वो भी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि संगीता तू हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर। उसके बाद मैंने एमए किया। फिर मुझे ऐसे बोला कि ये ना आप तैयारी करो। तो उस टाइम में रीट थी, तो मैंने रीट की प्रिपरेशन यहाँ प्रयास से की। तो फिर वो मतलब कोरोना आ गया था, तो वो पेपर रद्द हो गया था। उसके बाद में 2022 में जो सेकंड ग्रेड की मतलब वैकेंसी आई थी, तो उसके लिए मैं कोचिंग में एडमिशन ले लिया। मैंने ऑफलाइन तैयारी की अच्छे से। तो फिर वो पेपर तो हो गया, फिर उसको मतलब 2-3 महीने बाद में वापस उसको बोले कि रद्द कर दो, तो रद्द कर दिया। फिर उसका पेपर मतलब एक पेपर रद्द किया था, फर्स्ट पेपर, तो वो लगा फिर 31 जुलाई को। तो फिर हाँ वो अच्छा हुआ, उसमें मेरा हो गया सिलेक्शन। और फिर मतलब जब फाइनल रिजल्ट आया तो नहीं हुआ। फिर भाई अब सोचा कि क्या करें। फिर ऐसे फरवरी में रीट का एग्ज़ाम था, तो रीट का दिया, उसमें भी नहीं हुआ। फिर ऐसे एकदम से हो गया भाई नहीं होगा संगीता, अब तो क्या करें। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं रुकना तो नहीं है, करना है। और मेरे नाना है, नानी जी हैं, तो उन्होंने भी बोला, नाना जी ऐसे पूछते रहते थे कि बेटा तू कब लगेगी, तू कब लगेगी। तो फिर मैं चलो ठीक है नाना जी करते हैं अभी। तो बोला कि बेटा तू मेहनत कर, तो मेहनत करेगी तो मतलब तुझे फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुझे फल नहीं मिलेगा, लेकिन तू रुक मत। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा तू हाँ पढ़, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं संभाल लूँगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूँगी। तो फिर मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए वापस आई। मैं सिक्कर में रहती थी, तैयारी भी करती थी। तो फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए ज्वाइन किया, वापस क्लासेस ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज़। और सबसे ज़्यादा मेरे बेनिफिट हुआ टेस्ट सीरीज़ का, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ रेगुलर दी और कभी भी मतलब एक टेस्ट सीरीज़ भी मैंने मिस नहीं की, सारे टेस्ट देती थी। और जो एमपी सर बताते थे क्लास में कि भाई हाँ सभी टेस्ट दो, और फिर जो टेस्ट में आपके जो मतलब ऐसे गलती हो ना कि भाई उसको आप नोट करो, तो वो मैं सब करती थी। मेरा सिलेबस भी लिखती थी पहले, और फिर मेरे मतलब कितने मार्क्स आए, मेरे कौन सी रैंक आई, कितने बच्चों में से आई, वो सब मतलब लिखती थी। और उसके बाद में ऐसे था भाई इस टेस्ट में जितने आ गए ना, तो उससे अगले टेस्ट में मेरे इम्प्रूव ही हो।
भाई डाउन ना हो। तो फिर मैं ऐसे लिखती थी वो सबको मतलब इम्प्रूव हुआ आगे। और फिर लास्ट टाइम में ऐसे हुआ भाई हाँ मेरी अच्छी रैंक आने लग गई थी। स्टार्टिंग में तो नहीं आती थी लेकिन लास्ट टाइम में मेरी अच्छी रैंक आने लग गई थी। और फिर MP सर का जो मोटिवेशन था, ये बोलते थे क्लास में आते थे, बोला कि फ़ोन के लिए बोलते थे भाई फ़ोन यूज़ जितना आपको ज़रूरी हो उतना करो। हाँ वो भी मैं ऐसे ही करती थी। फिर सर एक बात बोलते थे कि बाकी आप सब काम करो लेकिन पहले वो काम करो जो ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आप सारे काम करो। तो बस वही मेरे दिमाग में ऐसे रहता था भाई हाँ नहीं, पहले जो ज़रूरी है वो काम करो। जब सर हिस्ट्री पढ़ाते थे तो ऐसे राजाओं के बारे में बताते थे, भाई देखो वो ऐसा था, मिर्ज़ा राजा ऐसे कमाल कर दिया उसने, वो ऐसा था, पहले ऐसे था। फिर वो सारी बातें दिमाग में रहती थी। फिर मैं सोचती नहीं संगीता यार करना तो है। और फिर एग्ज़ाम दिया फर्स्ट ग्रेड का तो उसमें मेरा अच्छा हुआ और सिलेक्शन भी हुआ। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई बहुत चारों अभ्यर्थियों को। संगीता की जो मतलब संघर्ष वाली जो कहानी है, जो सफलता की जो इसकी जर्नी है, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं ना जी सर। लेकिन इसके जो बैकबोन के रूप में इसकी मम्मी नाना नानी है, इनके काफ़ी उनका रहा कोऑपरेशन, पारिवारिक इमोशनल सपोर्ट रहा है। और इसने भी काफ़ी मतलब एक तरह से 22 से लेके जो शुरुआत की 22 से पहले ही कर दिया था। तो 4-5 साल एक प्रतियोगी दौर में बने रहना बहुत मुश्किल होता है। 5 साल का पेशेंस लोग छोड़ देते हैं। सर आपको एक बात बताऊं, 22 से अकेली संगीता ही नहीं, हम चारों स्टूडेंट हैं, चारों का ही प्रोविजनल में चयन हुआ था और चारों ही फिर हम फाइनल में रह गए थे। ये तो गजब बात भाई, चारों में एक सिमिलरिटी हो गई। चारों में 22 है, चारों का ही डबल में हो रहा है, DB हो रहा है और चारों ने जो है ग्रेड सेकंड रीट वगैरह सब दिया और अंतिम पायदान श्रेणी तक जा करके वो मतलब अटक गए पॉइंटों वाला। तो ये मतलब लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अंकित की एक तैयारी में क्या है कि जब लेवल आ जाता है तो एक जब साथ पढ़ते हैं ना, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रश्न आप गलत है वो बलराम का भी गलत है, बलराम गलत है वो पेपर देते आप देते थे, उसमें देखा भी होगा कि जो तेरे को नहीं आ रहा था आपने मैंने सोचा भी उसको भी नहीं आएगा, है ना। ये तैयारी में वो रहता है, ये लेवल आ जाता है ना लगभग, अपने पता है कि अपने नहीं आ रहा है उसको भी नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सर चारों ने DB भी करवाई, सफल हुए और एक ही एग्जाम में आकर चारों सफल हो गए। हाँ सर ये बड़ी बात। ये बड़ा योग नहीं, ये तो सहयोग ही हो गया कि ये सबसे बड़ा सहयोग है कि ये चारों की DB हुई और चारों एक ही एग्जाम में आकर सफल हुए और क्रम से जो रैंक भी रही है वही उसी अंदाज में इनकी शुरुआत भी उन्होंने लगभग एक साथ ही की है, एक साथ ही की है, 0 से शुरुआत हुई है सबकी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब अगला जो अपने जानना चाहेंगे सर, क्योंकि विद्यार्थी ये भी जानना चाहते हैं कि भाई कौन सी अध्ययन सामग्री, कौन सी पुस्तकें जो है आपने आपकी पढ़ाई में काम में ली, कौन से नोट्स काम में लिए, कौन सी बुक्स आपने काम में लिए या कोई बहुत अच्छे ऐसे नोट्स आपको जो क्लास नोट्स लगे, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि विद्यार्थी इस दौर में यही जानना चाहता है कि भाई आपने किन किन चीज़ों का उपयोग किया जो आपकी सफलता में सहायक रही हैं, आपको बड़ी सफलताएं जो दिलाई हैं। तो मैं सबसे पहले जो शुरुआत है वो आपसे करता हूँ। सर बात अध्ययन सामग्री की हम करें तो अध्ययन सामग्री के लिए MP सर का एक ही लोगो रहता है, एक ही इनकी बात रहती है कि हम डिखन सिंह के फलान सिंह के नोट्स पढ़े, वो नहीं है। हम यहाँ जब आपको नोट्स मिल रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि प्रयास एक ऐसा संस्थान है सर, उसमें यहाँ सभी जो टीचर पढ़ाते हैं वो खुद भी गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं सभी टीचर्स, तो अनुभव प्रयास के पास काफ़ी है। तो उसी अनुभव का फ़ायदा हमें मिला है। अध्ययन सामग्री में हमने प्रयास के नोट्स के अलावा देखो मतलब मेरी और मेरे मित्र बलराम की, क्योंकि हमने साथ रह के तैयारी की है, हम एक ही रूम में 2022 से लेकर और 2025 जून तक हम उसी रूम में रहे हैं। मतलब लगभग हमारा समय पूरा 2022 से 25 तो एकदम ऐसे साथ में बीता है, दिन भी क्या और रात भी क्या। और अध्ययन सामग्री में हम केवल और केवल नोट्स, प्रयास कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, केवल और केवल करंट कि हम बाहर से मैगजीन खरीदते थे, क्योंकि करंट सर ये होता है कि करंट क्लास से कवर हो नहीं पाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अब रामोतर जी से पूछना चाहेंगे कि आपने अध्ययन सामग्री के तौर पर कौन सी पुस्तकें काम में ली, कौन से नोट्स आपने पढ़े, तो उनके बारे में आप विद्यार्थियों को बताएं। मैंने प्रारंभ यानी कि मेन तो है कि संस्था के नोट्स हैं ना, वो ही मूल माने मैंने, और उनसे बारी बारी से अध्ययन करता रहा। उसके साथ मैंने कुछ जैसे सरकारी की बुकें हैं, जैसे गणित की बुक है 10th लेवल की और साइंस की है ना फर्स्ट पेपर के लिए, ये मैंने जो NCERT की बुक है ना उससे मैंने बारी बारी से जो भी टॉपिक जुड़े हुए हैं उनका बारी बारी से अध्ययन किया। और जो भी गत वर्षों में पिछले 1-2 वर्ष में जो भी आए हुए हैं ना RPSC के क्वेश्चन, उनको
मैंने बारी बारी से देखा और उनके अनुसार ही अध्ययन किया, सारा मैटर में उलझा नहीं। इस प्रकार से यह तो मेरा फर्स्ट पेपर का। और सेकंड पेपर का जो हमारे हिंदी के सर जी है नवनीत जी, उनका एकदम से सिलेक्टेड मैटर लिखाया हुआ है, उसको मैंने नई करते हुए 10 से 15 बार बारी बारी से अध्ययन किया और अंत में टेस्ट सीरीज के अनुसार यानी कि सिलेबस के अनुसार मैंने अध्ययन किया और इस प्रकार संपूर्ण तैयारी हो गई। यही है सर मेरी बुकों का अध्ययन। थैंक यू। कि कुल मिलाकर इन्होंने रेफरेंस बुक जो है ज़्यादा उपयोग में लिए हैं, तो विद्यार्थियों को जैसे कि 6 से 12 तक की जो बुक आ रही है आपके 6 से 10 तक की, तो कम से कम मैथ जो है उसी से आप यदि ज़्यादा सॉल्व करें। और प्रयास के नोट्स तो इन्होंने पढ़े ही हैं, इनकी सफलता में जो है सहायक रहे हैं। अच्छी है। अब संगीता से अपन जानना चाहेंगे कि संगीता आप ये बताएं कि अध्ययन सामग्री के तौर पर आपने किन किताबों को उपयोग में लिया या नोट्स आपने उपयोग में लिए, तो उनके बारे में विद्यार्थियों को आप बताएं। सर अध्ययन सामग्री के लिए मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी नोट्स की थी। पहले मैं नोट्स तैयार करती थी, मतलब उनको मैंने पढ़ा, और फिर जो NCERT की बुक आती थी 6, 7, 8, 9, 10 जिनमें जो टॉपिक लगते थे मैं उन्हीं टॉपिक को पढ़ती थी। भाई ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है तो वो टॉपिक पढ़ो, फिर उनको पढ़ती थी। और फिर 9, 10 की जो बुक आती है, दो मतलब कल्चर की आती है और हिस्ट्री की आती है, उनका मैंने अच्छे से अध्ययन किया, 3 और 4 बार अध्ययन किया। और हिस्ट्री के लिए मैंने MP सर से और ज्योग्राफी के लिए आपके जो नोट्स थे उनसे अध्ययन किया। और हिंदी के लिए मैंने नोट्स पढ़े, और हिंदी में मतलब थोड़ा इतिहास वगैरह कुछ ज़्यादा होता है ना, तो उसमें दिक्कत होती है। काव्य शास्त्र आता है, इतिहास आता है, व्याकरण आता है, तो हिंदी के लिए भी 9 से लेके 12वीं तक की रचना प्रबोध आती है, उसका मैंने सहारा लिया और बाकी सर के नोट्स से पढ़ी मैं। और जो मतलब जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी तो उनका मैं अलग से रजिस्टर रखती थी, उनको अलग से मैं नोट करती थी, भाई ये मेरे समझ में नहीं आया। फिर जैसे मतलब कोई मेरा टेस्ट होता था, कुछ भी होता था, तो मैं वो जो मेरे नहीं समझ में आया पहले मैं उनको जो हाईलाइट करती थी, भाई हाँ मेरे को ये पढ़ना है, तो मैं वही पढ़ती थी। ऐसे कोई टॉपिक मेरे समझ में आया हुआ पूरा तो मैं उसको नहीं देखती थी, जो टॉपिक नहीं समझ में आया हुआ ना उसको मैं पूरी थ्योरी पढ़ती थी फिर। और फिर जो टेस्ट लिए सर ने तो उस टेस्ट के मतलब तैयारी जो सिलेबस देते थे तो उस टेस्ट के सिलेबस के अनुसार मैं तैयारी करती थी, मेरे टॉपिक तैयार करती थी भाई उनके अनुसार। तो डॉक्टर साहब एक जो बात निकल के जो सामने आई है, इन चारों की जो अध्ययन सामग्री कंटेंट के रूप में इन्होंने क्या यूज़ किया है, क्या पढ़ा, तो उससे ऑल ओवर एक निष्कर्ष रूप में आपने सुना है कि इनका जो कहना है और वो सभी के लिए सेम ही है कि आज सबसे ज़्यादा जो कहें कि विद्यार्थी सामने जो बड़ी समस्या वो कंटेंट को लेकर के उलझन है कि मैं क्या पढ़ूं, ये पढ़ूं, फलाना, जैसे वो बता कि ढीकड़ा पूछड़ा वाला उन सर के नोट्स हो। और इसमें वो क्या करते हैं कि वो कहीं से फोटोकॉपी, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन कहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन कहीं कर रहे हैं, नोट्स किसी पढ़ रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम सी होती हैं लेकिन लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है। वो शुरू में पढ़ने में अच्छा लगता है लेकिन लास्ट में रिवीजन में कोई चीज़ नहीं आती, इसलिए इन्होंने एक ही चीज़ को जो पढ़ा उसी को बार बार पढ़ा। वो नोट्स देखो किसी के भी हो, जिसके हैं किसी के भी हो, वो चाहे अपने हो चाहे वो किसी हो, लेकिन हर विद्यार्थी हर प्रतियोगी के लिए जो होता क्या है कि जो जिस किताब को पढ़े फिर उसी को पढ़ना चाहिए। अब आज के भटकाव के दौर में हो क्या रहा है कि विद्यार्थी ज़्यादा फैल रहा है और फैलने के चक्कर में उस कंटेंट को समेट नहीं पाता है। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात निकल के सामने आई कि इन्होंने जो भी चाहे क्लास के नोट्स हो चाहे वो कोचिंग के हो सर के नोट्स हो, उन्होंने उसी नोट्स को पढ़ा, बस साथ में प्लस जैसा इन्होंने बताया कि हमने RBS या NCERT की जो बुक्स में जो सिलेबस था उनको वहाँ से हमने कुछ एक्स्ट्रा और देख के थोड़ा क्लियर कर दिया। और संगीता ने जैसे बताया कि साथ में कोई पेपर में कुछ नई बातें आती उनको हम साथ में लिखते रहते थे। तो ये इनकी तैयारी में रणनीति में इनका रहा। तो यही इनका संदेश है, ये सबके लिए आगे भी रहेगा कि जो चीज़ आपके पास है बस उसी को पढ़ें, नई चीज़ के हाथ डालने से बचें। एक चीज़ है उसी को 10 बार पढ़ें बजाय 10 चीज़ों को अलग अलग पढ़ने की। तो ये इनकी अच्छी और ये इनकी सफलता सुनिश्चित किया। अगर ये एक बार यहाँ से पढ़ते, दूसरी बार कहीं और से पढ़ते, तीसरी बार किसी और चीज़ को पढ़ते तो ये समेट नहीं पाते। हाँ, कुल मिलाकर सर अपनी चीज़ों पर ही विश्वास करना, बस ये है। खासतौर पर एग्जाम टाइम में जो भटकाव होता है ना उससे आप बचें। तो अब एक चीज़ इनसे पूछना चाहेंगे जी कि इन्होंने जो है कंटेंट वाली है या जो ये कहे कि आप अध्ययन सामग्री बात है, आज के विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है, हर बच्चे का जो रोना है वो ये कि सर समय नहीं मिल रहा, सर टाइम ही नहीं मिलता, रिवीजन कब करें। तो ये टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है बच्चों के सामने। तो आपने इस तैयारी के दौरान अपने समय प्रबंधन को लेकर आपकी क्या रणनीति रही? आप अंकित जरा हमें बताएं कि किस तरह से आपने
सब्जेक्ट यानी सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर इन जीके को आपने टाइम मैनेज किया, ये थोड़ा सा बताएं आपकी क्या रणनीति रही, ताकि जो सुनना चाहेंगे वो भी उस तरह में उसमें अपनी चीज़ को जोड़ के जी और उसमें सुधार कर सकें, क्योंकि सभी चाहते हैं, समय प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। जी सर, जब से हमने गोल कर लिया था कि हमें फर्स्ट ग्रेड करना ही है, तो समय प्रबंधन का हमने पूरा मतलब समय पूरा का पूरा पढ़ाई को ही दिया। बात दूसरी है कि हमने समय जब हम सुबह और एक भी रोकना चाहूँगा, तो पहली बात इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी डॉक्टर साहब कि जब हमने काम से में पूरा समय पढ़ाई को ही दिया, अब आज क्या कि वो बच्चे जो रोना रोते हैं ना, वो आधा टाइम कहीं और देते हैं, अदर चाहे सोशल चाहे फैमिली चाहे वो मनोरंजन कर रहे हैं, टाइम तो मतलब अपन उनके हाथ से निकल रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है, और फिर वो टाइम कम पड़ता है। तो उन्होंने पहले एक बात बहुत अच्छी कही कि जब ने तय किया तो हमने सारा समय पढ़ाई को दिया, और जब पूरा समय देते हैं फिर समय कम पड़ता ही नहीं। बिल्कुल सर, ये ओके हाँ, जैसे शुरुआत में हमने, मैं बात फर्स्ट ग्रेड की करूँ, सेकंड ग्रेड में तो असफल हो गए तो उसकी क्या बात करनी है। तो मतलब 10 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ था। अक्टूबर मतलब लगभग 12 महीने लगे थे, जनवरी से लेकर और दिसंबर 2024 तक हमारा कंप्लीट हुआ था। उस टाइम क्या हमारे क्लास टेस्ट चलते थे और एक फाउंडेशन टेस्ट होता था कोचिंग में, तो वो हम साथ साथ जैसे टेस्ट का सिलेबस आ गया उस हिसाब से हम उस चीज़ को उसी टाइम तैयार कर लेते थे। और यहाँ से कोचिंग से घर गए, घर जाके खाना खाया, खाना खाते ही हम हमारे रूम पे चले जाते थे। वहाँ पे केवल और केवल हमें पढ़ने का ही काम था और कोई काम नहीं था। मोबाइल हम हमारा घर ही छोड़ के जाते थे। ये दूसरी बात थोड़ी बात है। और फिर बात आती है कि फर्स्ट पेपर को कैसे टाइम दिया, सेकंड पेपर को आपने कैसे मैनेज किया। तो हमने देखो सर, हिंदी तो हमारी ठीक थी वैसे, लेकिन फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट 14 हो जाते हैं फर्स्ट ग्रेड में, तो उनका यदि आप सही ढंग से मैनेज कर जाते हो टाइम के अकॉर्डिंग, तो फिर आप सफलता की ओर आगे बढ़। एक डॉक्टर साहब, एक जो समस्या प्रतियोगी बीच में एक आम समस्या रहती है, बहुत परेशानी उलझन में रहते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिलता, सर रिवीजन कब करें, कैसे करें, तो वो सिलेबस को समेट नहीं पाते हैं। तो समय प्रबंधन एंड टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चैलेंज रहता है विद्यार्थी सामने। तो अंकित, आपने जो इस तैयारी के दौरान अपना टाइम मैनेजमेंट, चाहे वो सिलेबस को कवर करना हो चाहे वो रिवीजन करना हो, आपका टाइम मैनेजमेंट का क्या स्ट्रेटेजी रही, आप थोड़ा साझा करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विद्यार्थी बिल्कुल जानना चाहते हैं कि सर समय प्रबंधन कैसे करूं, क्योंकि इस समय जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल मानसिक उद्वेलन में है, दबाव में है। तो आप उनको ज़रूर बताएं जिससे कि वो लाभान्वित भी हों आपकी बात सुनकर। सर टाइम मैनेजमेंट की बात मैं कहूँ तो 2024 जनवरी से हमने कोचिंग स्टार्ट की थी और लगभग दिसंबर 2024 में हमारा सिलेबस पूर्ण हुआ था। उसमें बीच बीच में जैसे टेस्ट लगते थे, उनका सिलेबस आता था तो उनके अकॉर्डिंग हम टेस्ट दे लेते थे, क्योंकि कोचिंग करते टाइम इतना रहता नहीं है टाइम, क्योंकि बाद में 6-7 घंटे की कोचिंग हो जाती थी और फिर घर जाके 6-7 घंटे पढ़ते थे। लेकिन उनमें ठीक था, टेस्ट में अच्छी था। लेकिन जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, हम रूम पे जाते थे। उसके बाद में हमने समय प्रबंधन की जैसे बात करें तो आपने पूछा कि समय प्रबंधन में, तो हमने तो ये ठाना था कि हमें फर्स्ट ग्रेड में श्योर अब की बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा हम चूक गए थे। तो हमारा तो काम केवल और केवल पढ़ना ही था सर। तो लगभग हम 12 से 13 घंटे पढ़ते थे। उसमें से फर्स्ट पेपर को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दी है हमने। लगभग हमारे 14 सब्जेक्ट होते हैं, तो 14 सब्जेक्ट को हमने वैसे कोई टुकड़ों में वैसे तो नहीं बांट रखा था, लेकिन लगभग 6 या 7 घंटे पहले पेपर को देते थे और बीच में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते थे। जैसे हम किसी एक चीज़ से बोर हो जाते हैं तो उसके बाद में हमने मैथ उठा ली, फिर हिंदी का कुछ पढ़ लिया, उसके बाद में हमने साइंस उठा ली। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टाइम पे, मतलब ऐसे बोर भी नहीं हो और अपना पूरा दिन जो है वो ख़राब भी नहीं हो, उस हिसाब से हमने टाइम को मैनेज किया सर। इनसे 2 बातें सामने आई निकल करके कि एक तो जब इन सिलेबस कर रहे थे कोचिंग के दौरान, तो कोचिंग दौरान क्लास टेस्ट के समय उन्होंने काफ़ी हद तक टॉपिक को तैयार कर लिया था, पढ़ने के साथ साथ टेस्ट की बने तैयार कर लिया। कई बार विद्यार्थी टेस्ट को बहुत हल्के से लेते हैं, आपने वहाँ उनको ढंग से तैयार कर लिया। दूसरा, जैसे सिलेबस पूरा हो गया तो उसके बाद फिर जो उन्हें रूम पे बैठ के तैयारी की टेस्ट के लिए, तो ये कह रहे कि मैंने ज़्यादा वेटेज फर्स्ट पेपर को दिया। और तीसरा ये कह रहे कि साहब मैं पूरा टाइम पढ़ाई को समर्पित था। यानी जो समय का जो रोना रोते हैं
वो रोना थोड़ा सा समय कम इसलिए पड़ जाता है कि थोड़ा अदर एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, लाइक सोशलाइज, फैमिली, थोड़ा बहुत मनोरंजन। जैसे ये बता रहे थे कि साहब मैम जब वहाँ रूम पे रहते थे तो हमारा मोबाइल हम घर पे रख के जाते थे, तो जाने अनजाने में इस मोबाइल से भी थोड़ा टाइम निकला, पता नहीं। तो कहते हैं कि मुट्ठी में जो पानी की तरह है, मुट्ठी में पानी को आप कितने 10 मिनट, तो मोबाइल कैसे आप किससे समय निकाल लेगा, छीन लेगा, आपका वेस्ट कर देगा, पता नहीं चलेगा। तो जो अननेसेसरी एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने हटा दिया। सोशलाइजेशन, अपने आप को सीमित किया कमरे तक। सिलेबस के दौरान ही उन्होंने टेस्ट के लिए टॉपिक तैयार किया, तो रिवीजन थोड़ा उनका बहुत स्पीडी हो गया, टॉपिक कवर हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये स्ट्रेटेजी इनकी बेस्ट रही मेरे हिसाब से। हाँ, कुल मिलाकर सर इन्होंने जो पूरा समय है वो तैयारी के लिए दे दिया, पूरा समय दे दिया, तो उससे प्रबंधन अपने आप ही इनके हो पास गया। कम पड़ा नहीं। कम और पड़ा। दूसरा, इन्होंने फर्स्ट पेपर को थोड़ा प्रायोरिटी में रखा, क्योंकि हर विद्यार्थी आज फर्स्ट पेपर के दबाव में कि साहब इसको कैसे समेटूं। जैसा बता रहा अंकित कि साहब 14 विषय को समेटना बहुत मुश्किल है। तो आप भी बताएं समय प्रबंधन के बारे में। तो सर समय प्रबंधन जैसा कि अंकित भाई ने बताया, सेम हमारा दोनों का रहा है। हम ये शुरू से हम ये सोच के चले थे कि हमारा जो मेन जो गोल है, तो गोल जब सेट हो गया तो हमें टाइम की आवश्यकता ये नहीं थी कि कोई बाउंडेशन नहीं था कि हमें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है या वो कुछ और करना है। काम अंकित भी फैमिली वाला है, काम मेरे भी घर पे हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ इसके लिए समर्पित थे। यही एमपी सर ने पहले दिन ही जब आए तो बता दिया, जब मैं समय जब निकाल सकता हूँ तो तुम लोग भी निकाल सकते हो आराम से, तुमको तो कोई काम ही नहीं है। हमने पहले दिन से स्टार्ट किया। इसके साथ हमारा सबसे पहले ये 6 बजे से हमने पूरा चार्ट बना के रखा था। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता था माँ सरस्वती के यहाँ धूप बत्ती करने के साथ ही। सबसे पहला काम हमारा वही था। उससे आस्था के साथ पढ़ने से हम खुद को अनुशासित महसूस करते थे। तो उससे एक हमारा जैसे स्कूल टाइमिंग से वो जैसे रहता है कि जब प्रेयर होती है तो बिल्कुल उसी तरह से वो था एक हमारा। उस भक्ति से भी शक्ति आई। हाँ, तो आस्था के साथ मुझे लगता है कि हमें अनुशासन को बनाए रखने में हमें बहुत सहायता मिली। उसके बाद जैसे एक अंकित ने पूरा चार्ट हम दोनों ने मिलकर बनाया कि हम इस चीज़ को इतना समय इस टाइम पे देंगे। तो हम घर से, जैसा अंकित ने बताया कि फ़ोन वगैरह हमारे यहाँ अलाउ बिल्कुल था ही नहीं। रूम ऐसी जगह था कि जहाँ बाहर की बिल्कुल कुछ सुनाई ही नहीं दे, बिल्कुल सामान्य। और हमने कोई टेबल कुर्सी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया। बिल्कुल एक सिंपल 200 रुपये का फोम का गद्दा खरीद के उसके ऊपर बैठ के आराम से पढ़ाई की। यानी सुख सुविधा आराम से दूर, सुख सुविधाओं को त्यागने के बाद ही हमें वो मेन मिला है। लाइब्रेरी में वो चीज़ हमें नहीं मिलती। दूसरी बात, यहाँ जो हमने सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ हुई ना, हमें टाइम मैनेजमेंट प्रयास से मिल गया, क्योंकि यहाँ से हमें बना बनाया मिल गया, एकदम पका पकाया। गोल सेट ही रहता था सर टेस्ट के लिए। टेस्ट गोल ही होता है अपने आप में। टेस्ट सीरीज से जुड़ गए तो टेस्ट सीरीज में अपने आप गोल हो जाता है, आपके पास सिलेबस आ जाता है सामने। तो हम तो बस उसको ही मैनेज कर, उसको तैयार करने में बस हमने बस टेस्ट तैयार किए। और ये तो है नहीं कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें और आप टेस्ट कोई राजस्थान पुलिस का ले रहे हो, ये तो है ही नहीं ना। तो बस फर्स्ट ग्रेड आपके टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, तो टाइम अपने आप मैनेज होता गया उसमें। तो कोई टास्क दे दिया, टाइम फिक्स कर दिया, भाई इस तारीख को इतने इनके चेक है, तो आपको तो रिवाइज करना था उसको। बिल्कुल प्रयास से हमें मैटर सारा मिल गया। हमें कुछ बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं थी। सारा अब जो भी यहाँ मिलता है टोटल आरबीएससी एनसीईआरटी जो लोग बुक से छांट के पढ़ते हैं, काट छांट के पढ़ते हैं, बिल्कुल विद करेक्शन। वैसा तो करना ही नहीं। तो हमें कोई आधार पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं थी। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, टाइम बच गया। हाँ, कोई एफर्ट हमें उसमें लगाना नहीं पड़ा अलग से। टाइम मैनेजमेंट हमें यहीं से मिल गया। टेस्ट सीरीज के साथ पूरा जब एक एक चीज़ को टॉपिक वाइज जब टेस्ट होता है, परम सीरीज यहाँ चलती है। परम सीरीज जो ज्वाइन कर लेता है, मुझे ये लगता है निजी तौर पर, मुझे लगता है कि आप 50% अपना स्कोर परम सीरीज़ से, अगर आप नॉर्मल भी रीडिंग करके आते हैं तो परम सीरीज़ से आप 50% से ऊपर कवर कर जाएंगे। अभी आगामी जो परीक्षा है 31 मई से 16 जून तक प्रस्तावित है। 50 दिन उसमें बचे हुए हैं। एमपी सर अगर टेस्ट में जब टेस्ट होता है तो हमेशा 5 मिनट अलग से आके और सबका मार्गदर्शन करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। वो साफ एक बात बोलते हैं कि अब जो रिवीजन का जो समय होता है वो मोटा पढ़ने का है। कहने का मतलब है कंसेप्ट आपने क्लास में जो ऑफलाइन क्लास में जो आपने क्लियर कर लिए, उसके बाद आप रिवीजन करें तो मोटा करें, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा लगभग एक ही जगह से या उसके आसपास से ही पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ हमने एकदम रटा के रख ली थी। दूसरी बात इनकी एक थी कि आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। कुछ पर्सन ऐसे हैं कि सिलेबस से ही निकल जाते हैं कि मेरे ये है ही नहीं, तो वो ऑप्शन अपने आप निकल गया। ऑप्शन 4 ही आते हैं।
एक ये हमें बहुत फ़ायदा मिला यहाँ से। तो वो चीज़ें हमें करने में बिल्कुल हमें समस्या नहीं हुई। एक टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारा आधा टाइम मैनेजमेंट यहीं से संस्थान से हमारा हो गया, ये हमारे साथ हुआ। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया। और टेस्ट को नियमित देना, सिलेबस आधारित टेस्ट का विभाजन होना, और उसी को लेकर जब अपनी तैयारियां की तो अपने आप ही समय प्रबंधन होता ही चला गया। अब रामोतर जी, आप बताएं कि समय प्रबंधन कैसे विद्यार्थी करें और कैसे आपने समय प्रबंधन किया जो आपको भी ये सफलता आसानी से मिल पाई? सर जी, जैसे ही सिलेबस प्रारंभ किया उसी दौरान साथ साथ अध्ययन करते रहे। और समय तो इतना होता है कि 24 घंटे काफ़ी है, करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है, करे तो यह है। वैसे साथ साथ होता गया, रिवीजन भी होता गया, क्लासें भी चलती रही, रिवीजन होता गया और क्लासें चलती रही। इस प्रकार से साथ साथ जो अध्ययन होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद में मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि हमारे पास समय कम है। मॉर्निंग में मैं नॉर्मल उठा जाता 5 बजे के आसपास, और बाद में मॉर्निंग 10 बजे तक लगभग मैं अध्ययन करता था आराम से। बाद में बीच के टाइम में मैं लाइब्रेरी चला जाता, शाम तक वहाँ पर पढ़ लेता। और जैसा मेरा मन घर पे इतना अच्छा करता था कि सब्जेक्ट और पहला पेपर है शानदार तरीके से मैं घर पे तैयार करता, और जिस दिन टेस्ट होता ना, वो सिलेबस पहले तैयार कर लेता अच्छे से, और उसे टेस्ट देने के बाद में जो कमी रहती, और हमारा ये ग्रुप है, हम आपस में डिस्कस करते टेस्ट देने के बाद में, तो मुझे पता चलता कि मेरी कमी कहाँ पे है, और ये मुझे बताते हाँ ये 88 दिक्कत है रहे जना। बाद में बस चीज़ मन में एकदम से यहाँ कर जाती कि हाँ इन करनो है। तो रात 2-2 बजे तक नींद को नहीं आती, बिना पूरी रिवाइज नहीं होती तब तक। बाद में इस हिसाब से खूब टाइम हो, अदर कामान सब ने छोड़ दिया, ओनली पढ़ाई करनी है। जहाँ इस हिसाब से सारो सिलेबस कंप्लीट होगो, और लास्ट में एग्जाम से फर्स्ट डे क्या करे कि छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई। मैं मानूँ कि कभी ही नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी टेस्ट लगे है ने सब्जेक्ट प्लस जीके वाला, बिना ने जत्ता भी है सर ने रिपीट करो जत्ता हो सके जगह बन रिपीट कर छो ना जना बी के साथ साथ जी आपने नोट्स ने देखता रहो, यानी कि मोस्ट क्वेश्चन गुरुजी उठा लिया बामा ही आनो है ऐसे मान लो, और बन साथ साथ तैयार कर छो ने जोरदार तैयार कर लो, बिना अति बार रिवीजन करियो मैं लास्ट में कि अंतिम में जहाँ एक पेपर उठा लियो बी का 100 क्वेश्चन होगा कंप्लीट, बाद में बी का साथ साथ नोट्स तैयार करिया मैं बन पढ़ा साथ साथ। और इस प्रकार से जिस दिन अगले दिन एग्जाम ही ने, जिस दिन यहाँ मन में आई को नहीं कि अपने एग्जाम दे बन जावा कि टेस्ट दे बन जावा, इस प्रकार से मेरो समय को तो वही है कि कदे यानी कि जीके को पढ़ लियो, सब्जेक्ट पढ़ लियो, जीके पढ़ लियो, इस प्रकार से चलतो रहियो मेरो सब सब्जेक्टा को प्रॉपर एक के गेल कौन पढ़ियो मैं, इस प्रकार से रहियो मेरो। रामोतर, ये बात सुन के एक बात बहुत अच्छी लगी और वो सबको करनी चाहिए कि अक्सर हम देखते हैं कि जब टेस्ट देने आते हैं अंकित, तो बलराम लड़के बस दिया चुपचाप वो धुन नीचे की और वो पेपर से बैठा भागे ना दाएं देखते ना बाएं देखते। मैं कई बार कहता हूँ कि दाएं बाएं देखा करो, वरना रास्ते में कई बार सांड बिगड़े रहते हैं। हाँ जी। इसकी एक बात अच्छी लगी मेरे को कि टेस्ट के बाद हम साथी एक जगह इकट्ठा होकर हम चर्चा करते थे। इस बात को सर काटने के लिए मैं भी चाहूँगा, ये तो अपने जस्ट अपने संस्थान के बगल में एक चाय की दुकान है, तो ये चीज़ तो आप उन अंकल को भी पूछ सकते हो कि हम वहाँ पे टेस्ट के तुरंत बाद हम 20 से 25 मिनट कितना झगड़ते थे। बस वो है ना एक दूसरे का सबका सार और चर्चा से वो गलती वाली चीज़ दुरुस्त हो जाती थी। अब वहाँ क्या किया कि पता नहीं सीधे घर भागे। अरे भैया आप कंपटीशन में ग्रुप और वो भी डिस्कशन, ग्रुप तो बहुत है बट वो अनहेल्दी है। हाँ अनहेल्दी है, अननेसेसरी। इन वाला ग्रुप से चर्चा की यार ये गलत कैसे हुआ, इसका उत्तर तूने कहाँ से देखा, ये कहाँ पढ़ा था, तो वो हर चीज़ें यहीं क्लियर हो जाती है। तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है। तो टेस्ट के बाद जिनका 2-3 का ग्रुप होता है उनको हमेशा उस पेपर पे 10-15-20 मिनट चर्चा करनी चाहिए, कौन सा सही गलत है, ये हुआ तो कैसे हुआ, ये कहाँ पढ़ा, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये इसके बिल्कुल सर, एक तो इनका समय प्रबंधन तो था ही कि भाई तैयारी कोई समय देना है तो वहाँ से समय निकला ही, साथ में इन्होंने जो ग्रुप डिस्कशन किया
वो पेपर के बाद सीधा जो भी टेस्ट पेपर देने के बाद जो मैं ये कहना चाहूंगा सीधा नीचा धुंध करके नहीं भागे, थोड़ा टाइम वाइम देख के ना मिले साथियों से चर्चा करें, है ना, उससे बहुत कुछ उस पेपर से रिलेटेड काफी अच्छी हेल्थी चर्चा होती टाइम देते थे 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे ही लेना है, वैसे नहीं कि 1 घंटे में क्या भग जाएगा। नहीं, कई करते हैं। अब संगीता, आपके समय प्रबंधन के बारे में आप भी बताएं कि भाई किस तरह से तैयारी करें आगे वाले विद्यार्थी भी। जी सर जब पहले वही कोचिंग में क्लास लेते थे तब तो वही पढ़ाई मतलब 3-4 घंटे इतने ही मिलते थे, तो वही जो क्लास में पढ़ा दिया उसका रिवीजन होता था। जैसे ही सिलेबस पूरा हुआ तो उसके बाद मतलब पूरा चार्ट बना लिया, भाई सुबह से लेके शाम तक ये चीज़ कवर करनी है और ऐसे पढ़ना है और हमें ये करना है, और एक मतलब सबसे ज़्यादा भाई जाना नहीं कहीं पे, इसको पूरा करना, भाई एक दिन भी ऐसे मिस नहीं करना, भाई आज ये मैंने नहीं किया। और फिर जैसे टेस्ट का टाइम फिक्स रहता था, भाई संडे को लगता था, तो वो जो सिलेबस था उसको पहले ही मैं अलग से लिख लेती थी, भाई मेरे को ये सिलेबस तैयार करना है, तो मैं फिर उससे मतलब वो जो सिलेबस था तो उसको मतलब पढ़ती थी और उसे तैयार करती थी। और उससे पहले मैं ये करती थी, भाई जो ये सिलेबस मतलब टेस्ट में दिया है तो आज तक जो पेपर हुए हैं ना, तो उनमें मतलब इन टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से आए, तो मैं पहले वो क्वेश्चन देखती थी, मतलब मैं पहले देखती थी भाई कौन से क्वेश्चन आए, उसके बाद में मैं तैयारी करती और मैं सिलेबस पढ़ती और फिर मतलब टेस्ट देती। तो मेरे को वो टेस्ट में क्वेश्चन मिलते तो ऐसे होता, हाँ देख संगीता तेरा ये सही हो गया, तूने ये पढ़ा। फिर मतलब जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर तो दोनों को मिला के भी चलना, भाई फर्स्ट पेपर की भी भूमिका बहुत ज़्यादा थी सिलेक्शन में और उसी को भी टाइम देना और सेकंड पेपर को भी मैनेज करना। तो ऐसे रहता था भाई, जो मतलब ऐसे मेरा मन करता था भाई हाँ मैं फर्स्ट पेपर पढ़ रही हूँ, तो उसमें फिर ऐसे लगता भाई अभी चलो सेकंड पेपर को पढ़े, तो वो पढ़ने लग जाती थी, फिर वापस फर्स्ट पेपर को पढ़ने लग जाती। ऐसे कोई फिक्स नहीं था भाई 2 घंटे ये पढ़ूँ 3 घंटे ये पढ़ूँ, और घंटे भी कभी फिक्स नहीं किए। जैसे मेरे को सुबह से शाम तक टाइम मिलता था मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ती थी, भाई 5 घंटे पढ़ लूँ, 6 घंटे पढ़ लूँ, 7 घंटे पढ़ लूँ। जैसे कभी ऐसे होता था भाई कभी तो मैं 8 घंटे दे देती फर्स्ट पेपर को और कभी मैं सेकंड पेपर को 8 घंटे दे देती थी, कभी फर्स्ट पेपर को 4 घंटे देती और कभी सेकंड पेपर को 4 घंटे देती। मतलब ऐसे अलग अलग था, ऐसे कोई फिक्स मतलब डिवाइडेशन नहीं कर रखा था भाई ये पढ़ूँ ये पढ़ूँ। तो ये डॉक्टर साहब संगीता की एक अलग ही कहानी सामने आई है ना। संगीता रही है मनमोजी, क्या रही है, मनमोजी रही है ना, यानी जो अच्छा लगा वो पढ़ लिया, अच्छा लगा। और ऐसे बीच में तो पढ़ने का मन नहीं होता तो मैं सॉन्ग भी सुन लेती थी। इनका ये कि एक हॉबी के रूप में जब भी ये थोड़ा थकान महसूस करते ये संगीत सुनना इनका हॉबी था, और ये लगभग स्टूडेंट्स के होता भी है और जिनकी अपनी पसंद है, कोई वो बहुत पुराने, कोई ओल्ड इज गोल्ड या जो भी, कोई नए या अपने राजस्थानी जो भी। लेकिन संगीता की एक बात खास सामने आई कि ये मनमोजी रही है, जैसा मैंने बताया कि ये अपने आप को इसने बांधा नहीं कि साहब मुझे 8 से 10 यही पढ़ना है, फर्स्ट ही पढ़ना और फर्स्ट में यही पढ़ना है, ये लेके बैठ के टॉपिक साथ समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट बना हुआ है तो उसको लंबा खींचती फिर कभी ये तो सब्जेक्ट लगे तो सब्जेक्ट लग गई, तो चीज़ तो है, लेकिन हर विद्यार्थी अलग रणनीति होती है। तो अपनी इसको ये नहीं कहते सकते साहब इसको जनरलाइज नहीं करेंगे, इसको क्या नहीं करेंगे, जनरलाइज नहीं करेंगे जी। इससे हर विद्यार्थी अपनी रणनीति होती है, तभी तो चारों से अलग पूछा है, तभी चारों से अलग पूछा है, क्योंकि ये कॉमन नहीं होती है। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के सामने आई सर, बिल्कुल। लेकिन अब जो है विद्यार्थी आजकल क्या होता है कि मानसिक रूप से बड़े कमज़ोर हैं, तो तैयारी के लिए जैसे उतर जाते हैं तो कई बार अपने अभी ग्रेड 1 की कर रहे हैं, आगे ग्रेड 2 की भर्ती आई तो उसको छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं। तो अपने आप को मानसिक रूप से आपने कैसे तैयार रखा? और रिवीज़न जो होता है सर कि रिवीज़न भी नहीं हो पाता, कई बार बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी रिवीज़न में पीछे रह जाते हैं, तो मानसिक मजबूती और रिवीजन के बारे में जो विद्यार्थियों को आप जरूर बताएं। इसलिए पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। आप जो बताएं मानसिक मजबूती या कमजोरी, ये अंकित एक सच्ची बात है। अपने संस्थान का एक विद्यार्थी है, बहुत ही इंटेलिजेंट, अभी वो पढ़ रहा है। तो पिछली जो ग्रेड 2 जो लगी थी दिसंबर में 25 वाली, जो जून के आसपास है, सितंबर लगी थी, जून में तो ग्रेड फर्स्ट और सितंबर लगी थी, उसमें हमें श्योर था कि इसका अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा, लेकिन उसने एग्ज़ाम से 2.5-3 महीने पहले हथियार डाल दी। वो विद्यार्थी जिसकी हमेशा मतलब 1 2 3 में रैंक आती थी, अब मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा तो जाहिर हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा, नाम नहीं बताऊँगा, ब्रिलियंट था। फिर वो कोचिंग हमारे टच में भी है, बहुत अच्छा। फिर हम दोबारा जब आई तो मैंने कहा अब तो एक बार 0 से जुट जा, हमें तेरे से रैंक ही चाहिए। वो शुरू में उसने क्लास ली, बहुत सुंदर नोट्स बनाए, टेस्ट में उसका फर्स्ट आना ही था, फर्स्ट में उसकी अच्छा स्कोर आता था। तो जब भी मिलता मैंने कहा इस बार अच्छे फर्स्ट ही चाहिए, वो सिर्फ फर्स्ट ही दूंगा।
ठीक है, फिर बीच में अचानक वो गधे की सींग की तरह गायब हो गया। गधे की सींग सुना है? जी वो कान, लेकिन वो कान है, कान ऐसे होता है, लगता है सींग है। तो ऐसे अब इतना तो टाइम नहीं मिला, लेकिन अचानक मैं सोचा यार आजकल वो दिखता नहीं कहाँ है, पर वो सोच के रह गया। अब इतना पूछने का टाइम वो कहे, फिर एक दो मिला तो उसने बचने की कोशिश की, मैं सोचा इसे पूछूंगा बोलूँगा, वो गायब। फिर ये 20 से या 25 दिन पहले की बात है, शाम को 8:30 बजे वो कोचिंग के बाहर आया, तो उसने नमस्ते किया। मैंने बोला तो बोलो सर आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ। बोलो सर मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, ग्रेड 2 वाले सामने, ग्रेड 2 का स्टूडेंट। मैंने कहा क्यों, क्या? बोले सर मेरे से नहीं होगा। वो क्यों? फिर वो अपने परिस्थितियों का रौनक लगा कि सर मैं वहाँ यहाँ चला गया, ये हुआ वो हुआ, मैं नहीं समेट पाया, बहुत घबराया वैसे तो ये मैं बात इसलिए बताई है कि बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिन्होंने सिलेबस को 2-3 बार कर लिया, मान लो एक बार अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, दूसरी बार कर लिया बहुत अच्छे से, लेकिन एग्जाम के निकट समय वो घबराहट के शिकार, दबाव के शिकार होते हैं। मानसिक रूप से अपने आप पे वो मजबूत कहो या अपने आत्मबल विश्वास को बनाए नहीं रख पाते हैं। ये बड़ी चुनौती है और गर्ल्स में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लड़कियाँ बहुत अच्छी इंटेलिजेंट लड़कियाँ जिनके टेस्ट में शुरू में टॉप रैंक और अच्छा स्कोर आता है, वो भी दौड़ एग्जाम के समय महीना 1.5 महीने पहले ऐसा तैयारी का सत्यानाश कर देती हैं कि सब हमसे नहीं होगा, जबकि आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो खुद पे विश्वास खो बैठती हैं। तो ये बात आपकी सही है, ये प्रश्न सही है। ये आज बड़ा चुनौती है विद्यार्थी, इवन इंटेलिजेंट के सामने, आप एवरेज को छोड़िए आप, तो ये आपने भी तैयारी के दौरान आपके सामने भी चुनौती शायद आई होगी। कई बार आपने अपने आप को लो फील किया होगा, डाउन फील किया होगा कि यार शायद मुश्किल है, पता नहीं मुश्किल लगे, और जब आदमी 1-2 बार असफल हो जाता है तो उसके लिए तो फिर वो उसको डर ज़्यादा दिखता है। तो आपने उस डर को कैसे दूर किया, आपने अपने आत्मबल को कैसे बनाए रखा, क्या किसी से कोई प्रेरणा मिली, आपस में एक दूसरे कोई मतलब मनोबल बढ़ाया, ये हम जानना चाहेंगे अंकित। सर मानसिक मनोबल की बात तो ये है कि हम ग्रुप में स्टडी करते थे, तो वैसे तो हमने कभी डाउन फील किया ही नहीं। ये अकेले विद्यार्थी दिक्कत आती है, ग्रुप का ये फायदा। बिल्कुल अकेला होता है ना, वो तय कि थोड़ा डिप्रेशन में जाता है अकेला विद्यार्थी, क्यों ज़्यादा ओवर थिंक करता है। अब मैं अकेला, आप ओवर थिंक का मौका ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए कहते हैं कंपटीशन में एक ग्रुप हो भी हेल्दी ग्रुप, लेकिन वो 2-3 का होना चाहिए। तो इसने सही कहा कि ज़्यादा सोचने का, नेगेटिव सोचने का मौका ही नहीं मिला। और कोई बोला तो दूसरे ने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, पक्का होगा ना, शायद वो एक दूसरे का वो सहारा बनते रहे। हाँ यस। और हम क्या, हमारी रैंक भी नज़दीक ही रहती थी दोनों की टेस्ट सीरीज़ में, और कभी मैं ऊपर तो कभी ये ऊपर, तो वैसे हमें मानसिक, हमारे साथ तो हुआ नहीं कि हम मानसिक दबाव में आए हों, क्योंकि परीक्षा के टाइम की यदि अपन मानसिक स्थिति की बात करें तो परीक्षा से पहले तो हमारी प्रयास संस्थान ने कम से कम 25 परीक्षाएं वैसी करवा चुकी थी, तो हमारे मानसिक दबाव तो कभी नहीं रहा सर। नहीं, ये थोड़ा ऐसे हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे मान लो सपोज आपने 22 वाला दिया नहीं हुआ, फिर बीच में रीट वाला आया वो रद्द हुआ या नहीं दिया जो भी, फिर ग्रेड 2 का पॉइंट 2 रहे, तो वहाँ भी आपने एक बार आप करें हम लोग टूट से चुके थे, फिर बलराम ने कहा कि नहीं दोबारा करते हैं, या फिर कोई घर से कोई आपके जैसे बता रहे आप मैडम वगैरह या कोई होता नहीं, या फिर खुद गए मन में आ कि नहीं वंस मोर, बस वो वंस मोर वाला ही था सर, वंस मोर वाला ही था। हमने फिर फर्स्ट ग्रेड की हमने जब तैयारी स्टार्ट कर दी थी ना, तो हमारा एक फिक्स गोल था, और न हम भटके कि हमें ये तैयारी छोड़ के वो करनी चाहिए, वो एग्जाम पहले आ गई तो उसकी दे लेते हैं, हमारा वो गोल नहीं था सर। सिंगल माइंड सिंगल टारगेट हो, बस हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड था सर। ओके चलो ये अच्छी। आपकी मानसिक मजबूती के बारे में? सर मानसिक मजबूती हम दोनों के ग्रुप से ही है, तो मुझे लगता है कि हम दोनों ने जो एक दूसरे का सहारा बन के, जैसे कभी किसी ने जब भी लो फील किया तो हम एक दूसरे के साथ थे, तो लो फील करते ही हम लोग तुरंत अपना कोई चाय पानी वगैरह जलपान कुछ करके पता चल जाता है कि आज इसका कुछ रिएक्ट कुछ अलग है। हाँ। दोस्ती में ये सब नॉर्मल बातें हैं, तो रिएक्शन से पता लग जाता है कि आज ये लो फील कर रहा है, या इसको पता लगता है कि आज ये लो फील कर रहा है, तो वो चीज़ें रिएक्ट करते ही पता लग जाती हैं। तो उससे हम लोग थोड़ा पढ़ाई से हट के कुछ देर के लिए कुछ बातचीत है, कुछ परेशानी पूछना है, दुख दर्द शेयर करना है, या कोई चीज़ कोई टॉपिक है उसमें उसको लेके कोई डिप्रेशन है कि मुझे इसको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, या मैं उसमें कमज़ोर होता जा रहा हूँ, तो वो जिसका मजबूत है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। दूसरी बात है कोई एकांत में रहता है, उसके दोस्त नहीं है, वो नहीं बना पाया, इंट्रोवर्ट है, तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप संस्थान से लगातार जुड़े रहें। संस्थान में जब आप सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट तो होना तय था,
आप टेस्ट देने आते हैं, आप भीड़ भाड़ के इलाके में आते हैं, आप अपने संस्थान में जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ कर टेस्ट देते हैं, 3 घंटे 4 घंटे आपका माइंड एकदम सेटअप रहता है। उस समय आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ याद भी नहीं आती मेरे हिसाब से। जिसने तैयारी थोड़ी बहुत की है उसके लिए ये बात है। और एकांत, उसका आदमी का एकांत 4-5 घंटे के लिए दूर हो जाता है, तो वो उसका माइंड जो भारीपन जो है सिलेक्शन को लेके, उसकी जो चिंता है वो कुछ हद तक कम हो जाती है, स्कोर उसका अच्छा जाता है। सबसे बड़ा कारण जो एकांत का है, वो स्कोर कम जाते ही लो फील करता है, तो उसको साथ में कोई संबल देने वाला जो उसका साथी हो या घर परिवार हो या जो भी, मुझे लगता है कि उसको अपने संस्थान में आके, भाई यहाँ काउंसलर भी बैठते हैं, सर खुद मार्गदर्शन करते हैं समय निकाल के। अगर कोई बच्चा आता है तो हमने खुद देखा हुआ, हम खुद गए हुए हैं। वैसे शारीरिक ज़रूर हम टूट गए थे, क्योंकि हमारा जून में एग्ज़ाम था 23 जून को, और मार्च में मेरे कोई गाल ब्लेडर में स्टोन थे, तो उनका ऑपरेशन हुआ था मार्च में। अब 2-2.5 महीने रहे, लेकिन दोस्ती काम आई वहाँ भी। हमने मतलब उससे ऑपरेशन से 10 दिन में उस काम को निपटा के, अब जितना भी जो दर्द पीड़ा हुई, लेकिन हम फिर से 10 दिन में वापस जुट गए पढ़ाई में। तो ये कोई ग्रुप वाला या एक अच्छी दोस्ती जोड़ी का ही है कमाल, है ना, ये कहो या धमाल, है ना। ये धमाल ही कहेंगे सर इसको, तो कि हर तरह की असुविधा होते, दुविधा होते, शारीरिक पीड़ा होते भी एक दूसरे का साथ देकर और फिर उस ऊंचाई पर जाना, एक तरीके से धमाल ही इन्होंने मचाया है। तो ये तो पहले भी अपन ने कहा कि जय वीरू की जोड़ी की तरह काम कर रहे हैं, और ईश्वर करे कि लंबी जोड़ी रहे, सदा सुखी ये रहे। अब रामावतार जी, आप भी बताएं कि मानसिक रूप से आपने, जैसे कि बहुत सारी असफलताएं आपने देखी हैं आपके जीवन में, लेकिन अपने आप को लक्ष्य के प्रति समर्पित रखना और मानसिक रूप से मजबूत रहना कैसे आप कर पाए? सर जी, मेरा वैसे तो पहले से ही संघर्ष रहा है, फिर भी मैंने वो 2nd ग्रेड में रहा और मेरे भाई ने बराबर सपोर्ट किया, और घर वालों ने भी कहा एक दिन तो ज़रूर लगेगा। यह सबसे बड़ा मेरा मानसिक संबल था। उसके बाद में मैं लगातार 1st ग्रेड के लिए प्रिपरेशन चालू कर दी, और उसके बाद में जो भी पूछता कि हो जाएगा क्या, मैं एक ही बात कहता, ज़रूर होगा, और 1st ग्रेड ही होगा। ये आप स्वयं बोलते थे? बिल्कुल, मेरे अंदर से आवाज़ आती थी 1st ग्रेड ही होगा, क्योंकि उसमें होना होता तो 2nd ग्रेड में हो जाता, उसमें क्यों बाहर हुए। सही। तो कभी भी ऐसी आई नहीं, और आती तो पर डे मेरे भाई साहब शाम को बात करते, वो संतुष्ट कर देते, पक्का होगा, ऐसे सोच मत, और ऐसा हो तो सो जाया कर, ऐसी चीजें आ जाए तो। हाँ, नेगेटिविटी आए तो उस समय सोना है। हाँ, शानदार रूप से नींद लिया कर, और फिर से अगले दिन से उसी प्रकार तैयारी को रंग देता रहे। और बढ़िया बड़े भाइयों का सहयोग रहा, और माता भी अच्छा कि तो एक दिन बनेगा। रामतार की 2 बातें मतलब अलग निकल के आई कि एक तो खुद ही कहते थे कि पक्का होगा, तो इसने ये तो अमिताभ बच्चन वाली बात ही होगी। अमिताभ बच्चन वो कहता है कि बोलने से क्या नहीं होता, वो गूगल पे गाइड चलता है, बोलने सब कुछ होता है जी सर। लेकिन बोलने में हम शर्म करें, झिझक करें तो फिर कैसे होगा। तो खुद ने खुद से कहा कि पक्का होगा। एक तो ये इसके आत्मा को बनाए रखा। दूसरा, इनके जो भैया ना, वो मतलब इनको मतलब जब भी उनको ये लो फील किया या डाउन डिप्रेशन में कई होता, कई बार कोई रैंक वगैरह या जो 2-3 बार नहीं आए, तो भैया इनके लिए जो ना एक गाइडिंग सोल के रूप में इनके लिए हमेशा रहे, अच्छे रहे। और जिस दिन टेस्ट में रैंक कम रहती, उस दिन लोग तो कहते हैं कि पढ़ते नहीं, मैं रात को ऐसे मान लो 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ता उस चीज़ को, कि कैसे रह गई। आप ये बात तो सुनकर मुझे वो सुबिता ढीलन वाला एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। सुबिता ढीलन जो आरपीसी टॉपर है, फिर कॉलेज लेक्चर भी बनी है, जो ये प्रिंस एजू है उसके जो एमडी हैं, उनकी मैडम है। अच्छा। तो वो कहती थी कि मेरा जो मैं टेस्ट देती थी, कोई प्रश्न गलत हो जाता था तो मैं घर जाके ये देखती कि मेरा प्रश्न गलत कैसे हुआ, यानी उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी। आजकल बच्चे क्या करते हैं, टिक क्रॉस टोटल किया, सब इतने बच्चे गलत पे मतलब गए ही नहीं कि गलत हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमने उस चीज़ को समझने, उस गलती को हम दुरुस्त नहीं करते हैं, बस काउंटिंग किया। तो आपने करे भाई रात को मुझे नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद चैन त्यागो सब, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम जब तक सफल ना हो। तो वो वाली चीज़ इन्होंने अपनाई है।
जी अच्छी सर। बात है। मतलब कि कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं सर कि दृढ़ निश्चय थे अपने लक्ष्य के प्रति और पूरे आत्मविश्वास से मेहनत की आपके भाई आप ग्रेड 1 की तैयारी करें और लक्ष्य भी आप हासिल कर पाएंगी। तो आपने अपने आप को कैसे संतुलित रखा मानसिक रूप से? हाँ जी सर, संतुलित सर, जैसे मतलब सभी की प्रॉब्लम होती है मानसिक, ऐसे होता है नॉर्मली भाई, टेस्ट होता है, फिर सिलेबस का रिवीजन करना होता है भाई, इस टेस्ट में कम नंबर आए तो मैं आगे क्या करूँगी, बनूंगी या नहीं बनूंगी, ऐसे मतलब खुद के अंदर ही एक सवाल होता है, यार संगीता तूने ये क्या किया, मतलब तू कर सकती है, तू कर, मतलब आगे तू करेगी तो होगा सब अच्छा ही होगा, ऐसे नहीं है भाई नहीं होगा। फिर मैं टेस्ट देती थी तो मेरी मम्मी पूछती थी, बेटा कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, फर्स्ट पेपर में कितने हुए, सब्जेक्ट में कितने हुए, तो मैं ऐसे बोलती थी मम्मी मेरे इतने बचे, तो मम्मी बोलती कि बेटा नहीं, ज़्यादा बचो भाई, इतने तो कम ही क्वेश्चन है और थोड़ी मतलब मेहनत करो। जीके में मतलब मैं से थोड़े ऐसे एवरेज रहते थे तो बोलती नहीं बेटा जीके का थोड़ा खींचो। सब्जेक्ट में तो मेरे अच्छे रहते थे हमेशा ही, सब्जेक्ट में तो मतलब कम नहीं होते थे, लेकिन जीके में थोड़े कम रहते थे, तो मम्मी बोलती थी भाई नहीं और बढ़ाओ क्वेश्चन, मतलब और तैयारी करो, ऐसे मानो कि भाई मैं ज़्यादा मतलब अच्छे से तैयारी करूँ और अच्छे से नंबर मतलब सिलेक्शन हो। तो फिर चलो ठीक है भाई, फिर ऐसे बीच बीच में ऐसे होता था भाई नहीं हो पा रहा, फिर है ना ऐसे बात करती थी घर वालों से, तो फिर ऐसे मम्मी सब दिखते थे भाई, हाँ उन सभी ने आस लगा रखी है, अगर मैं ही हार जाऊँगी तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो फिर ऐसे लगता था भाई हाँ। और फिर मेरी छोटी बहन है, उसका MBBS में हो गया था, तो ऐसे कि यार वो तो तेरे से छोटी है, उसने तो कर दिखाया, फिर ऐसे समाज वाले बोलेंगे यार ये बड़ी है, ये पढ़ती नहीं है क्या करती है, तो फिर ऐसे सोची कि हाँ भाई चलो मोटिवेट रहते हैं। और फिर ऐसे फिर थोड़ी सी डाउन आती तो ऐसे मम्मी के लिए ख्याल आता यार वो भी तो कितना संघर्ष कर रही है, फिर ऐसे मन में आता था यार कि भाई संगीता तू कैसे हार सकती है इन तकलीफ़ों से, कि तेरी मम्मी तेरे तरक्की के इंतज़ार में बैठी है, वो तो आस लगाए बैठी है भाई कब मेरी बेटी का सिलेक्शन हो और कब मेरे भी अच्छे दिन आए। और फिर ऐसे नाना जी नानी जी थे तो वो भी ऐसे आस लगाए बैठे भाई हाँ हमारी भी बेटी कुछ करेगी तो हम मतलब हमारी भी उम्र बढ़ जाएगी, तो वो ऐसे बोलते थे भाई अगर संगीता तू लग गई तो ऐसे मान लो हमारी उम्र तो 20 साल बढ़ जाएगी। और तो उन्हीं का मुझे ज़्यादा सपोर्ट रहा और उन्हीं के मतलब चेहरे मेरे सामने आते थे भाई, ऐसे कोई कभी कुछ होता था तो मैं उनकी फ़ोटो देखती थी, मेरी डायरी थी तो उनमें मेरी मम्मी की फ़ोटो लगा के रखती थी भाई हाँ ये करना है, कुछ ऐसे होता तो भैया उनकी फ़ोटो देख लेती थी भाई नहीं संगीता अब तो हार नहीं सकती, अब तो करी। बहुत अच्छा बताया। अच्छा बताया इन्होंने बताया कि देखो तैयारी के दौरान से वो इंटेलिजेंट एवरेज स्टूडेंट सबके ये थोड़ा सा मनोबल डाउन होना दबाव आना स्वाभाविक है, बट उस दौरान इन्होंने अपने परिवार चाहे मम्मी मानो जो भी नाना जी उनकी अपेक्षाएं उनकी उम्मीदें उनकी आशाओं का जो है ना वो जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मुझे उनको जवाब देना है। और साथ में छोटी बहन का MBBS में हो गया तो ये भी लगा कि अगर वो कर सकते तो वाई कांट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसी को इसने अपनी ताकत बनाया और जो है उस दौरान वापस अपने को बूस्टअप किया। तो चारों से बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई समय प्रबंधन को लेकर के। अब जो है ना अपन इसी बात को चूँकि बहुत अच्छी बातें हो गई थोड़ा सा इसको वाइंड अप करें तो अपन चाहेंगे कि इनसे एक एक छोटा सा एक बाइट ले कि अब जो तैयारी में जुटे हुए हैं भावी जो अभ्यर्थी हैं एस्पिरेंट उनको ये क्या मैसेज देना चाहें एक एक लाइन के रूप में, एक लाइन ऐसी लाइन जो सबको टच कर जाए, वो टच करेगा वो स्क्रैच करेगा जी, टच करेगा वो स्क्रैच करेगा, कुछ ऐसा कह जाएं। लेकिन उससे पहले मैं इनकी बात को सुन के मेरा भी कुछ कहने का मन कर रहा है। मैं कहूँ कि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, या यूं कहो कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर भी न जाने क्यों लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत तो कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जैसे आपने जो चाहत को चाहा और आपकी मोहब्बत थी आपकी मंजिल, आपने मोहब्बत अपनी मंजिल से की है। अगर सच्चे दिल से मतलब कोई आदमी चाहे ना तो असंभव नहीं बहुत ही छोटा सा लक्ष्य है तो परिणत पाया है, तो इसके लिए बहुत हमको बधाई शुभकामनाएं। लेकिन हम चाहेंगे ये भावी प्रतियोगियों को कुछ एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश, एक ऐसी कोई बात बोले जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। तो हम इसकी जो है ना सुंडा से चाहेंगे कि कुछ शुरुआत यहीं से की जाए कि विद्यार्थियों को मैसेज दें कि भाई किस तरह से वो तैयारी करें, लेकिन शॉर्ट में चाहेंगे। हाँ, संक्षिप्त में, जैसे कि वो आइडियलिज्म लाइन मानकर वो भी अपनी तैयारी को रूपरेखा दें। इनकी बातें ना आज जो सुन करके ना मुझे लगता है हर सुनने वाले का रोम रोम जागेगा। जी सर। वो ये लगेगा यार जब हमारे बीच के लोग सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग और सबकी परिस्थितियाँ उनसे मिलती जुलती हैं, अगर इन्होंने किया है, इन्होंने भी असफलता का दौर देखा है, स्वाद चखा है,
इन्होंने भी कई कोशिशें की तब जाके मंजिल मिली है, और ऐसे बहुत सारे के साथ स्थिति है, तो फिर वो लगेंगे हम भी आराम से कर सकते हैं। सर भावी अभ्यर्थियों के लिए तो अभी जैसे आपने कहा कि कोई सुझाव, तो मेरा यही सुझाव रहेगा, क्योंकि अभी परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में 50 दिन लगभग टाइम शेष है, और सेकंड ग्रेड में भाई 2.5 महीने मान लो, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरा तो यही है कि जिस अभ्यर्थी के पास जो कंटेंट है ना, उसको आप बार बार पढ़ें, उसी को बार बार रिवाइज करें। आप ऐसे नहीं कि उस अपने साथी के पास तो वो पढ़ रहा है, वो अपने वाला साथी वो पढ़ रहा है, ये बात नहीं हो कि सर अपने पास जो है उस पे विश्वास बनाए रखें। मेरा तो सर यही मैसेज है। जैसा कि कलाम साहब ने कहा कि 10 अलग अलग पुस्तकों को पढ़ने के बजाय आप यदि एक पुस्तक को 10 बार पढ़ेंगे ना, तो उसका परिणाम बहुत ही निखर के आपके सामने आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि आप 10 चीज़ें पढ़ो, उसके बजाय एक जो मैटर आपके पास में उसी को 10 बार पढ़ लोगे तो आप अपनी सफलताएं सुनिश्चित कर लोगे। अंकित का जो मैसेज है मुझे बहुत ही मीनिंगफुल लगा। मीनिंगफुल इन द सेंस ये कहना चाह रहे हैं कि जो भाई प्रतियोगी हैं उनका ये संदेश है कि उनके पास जो कंटेंट है, चाहे नोट्स के रूप में चाहे बुक के रूप में, जो अब तक पढ़ा है बस उसी को पढ़ें। अन्य को कोई फोटोकॉपी, कोई और जीरोक्स कराने से बचें, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन जो है आपका जिस रूप में उसी को पढ़े, उसको 10 टाइम्स पढ़े बजाय वाले पढ़ने से, क्योंकि वो कवर कर लेता है हर मैटर। तो बहुत अच्छी बात कही। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अभ्यर्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं? जी सर, मैं भावी जो प्रतियोगी साथी हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जैसा हम प्रयास संस्थान से हमें एक चीज़ विरासत में मिली है कि 147 की एक वीकली प्रोग्राम हम मोटा मोटी रहता है। इस टाइम पे जब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हो तो आप एक पहले दिन पढ़ने के उसके बाद उस चीज़ को मोटा मोटी चौथे दिन हल्का सा रिवाइज करें। जैसे 1 घंटे की चीज़ है तो उसको 2 मिनट अवश्य दें, कंसेप्ट आपका क्लियर हो। तो उसके बाद 7वें दिन उसको रिवीजन करें और जो गलतियां हैं उनको रिकवर करें। ये है बात। एक राजस्थानी में इसके लिए कहावत है कि कदे दूध बिलाई पी जाए, कदे रह जाए काचो, कदे नार बिलोवे कोनी, कदे चूंग जाए बाछो। कहने का सार ये है कि आपके पास सारी चीज़ें पड़ी हैं, एक एक गलती करके आप हर बार चूक जाएंगे। तो जो हमने आपसे जो बातें शेयर की हैं वो बात हम यहीं से सीख के और हमने अप्लाई करके देखने के बाद आपसे ये बातें शेयर की। गजब, बहुत अच्छी बात। ये इन्होंने जो बलराम ने जो 147 वाली जो बात बताई ना जी, हम कई बार एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि निश्चित अंतराल के बाद उसको दोबारा देखें, मतलब फिर भी अपन छोड़ देते हैं, फिर अपन दूसरे लोग उसको 1-1.5 महीने बाद संभालते हैं। बहुत अच्छी बात है। रिवीजन के लिए ये इनकी जो ना ये स्ट्रेटेजी वाकई बहुत कारगर है। सर 3 बार रिवीजन हो रहा है, पहली बार पढ़ा फिर 4 दिन बाद ड्यूरेशन दिया, टाइम घटता गया, ड्यूरेशन बढ़ता गया, ड्यूरेशन बढ़ता गया। बहुत अच्छी बात। अब विद्यार्थियों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, तो एक बार विद्यार्थियों के लिए आप बताएं। जी सर, ये ज़रूरी भी है। अंतिम समय में ऐसी चीज़ें उनके यानी कि जीवन बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है, ऐसा है ये समय। तो मेरे साथीगणों ने ये लगभग चीज़ें बता दी, और मैं तो मूल यही बात कहना चाहता हूँ सर जी कि यानी कि टेस्ट को है ना, टेस्ट मान कर ना दे, वह एक एग्ज़ाम मान कर दे। उसमें जो भी गलतियाँ हैं ना सर, उनको घर जाके सुधारे। और जैसे हमारा तो ग्रुप बना हुआ था, पहले हम डिस्कस कर लेते थे टेस्ट देने के बाद में, और उसे घर जाके और भी ज़्यादा निखार लाते थे उस चीज़ में। तो इस चीज़ को यानी कि अन्यथा न ले, बारी बारी से अध्ययन करेंगे। एक टेस्ट के यानी कि एवरेज 7 दिन के बाद में टेस्ट होता था, तो वो यानी कि सिलेबस था न, उसको नहीं करता, 2 बार तो अध्ययन करना ही है कंप्लीट सिलेबस को, तब अपने आप वो सही होने लग जाती है। और कोई जैसे है कि क्वेश्चन में यानी कि 4 ऑप्शनों में सस्पेंस है ना, तो ऐसे मान लो कि हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो 2 ऑप्शन तो हमें आते हैं, बच्चे 2 ऑप्शनों में एक हमें लगभग ऐसा रिकॉल हो जाता है कि हमने कहीं पढ़ा था, तो चौथा ऑप्शन अपने आप बोलता है कि मैं यूं यार गलत है, मुझे छांट इससे। यह है सर, इस प्रकार से लगातार हम उस चीज़ पर टाइम देंगे और टेस्ट को यानी कि परीक्षा मान कर देंगे, तो हमारा जीवन सफल अपने आप है। ओके, यह बात है। रामोतार ने बहुत अच्छी बात बताई। रामोतार की बात सुन के मुझे एक बात की याद आ गई। वो क्लास में कहता था कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका उत्तर दूर से दिखता है, उत्तर खुद कहता है कि मैं हूँ, मुझको पहचानो। मैं क्लास में कहता था, याद है कि मैं हूँ, मुझको पहचानो। लेकिन मैंने कहा था ना कि इतने सुने रहते हैं
कई बार कहते हैं अरे सुना है कि, फिर वो कहते हैं सॉरी 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 सॉरी। तो भैया बहुत ही कम पर्सन होते हैं जहाँ ऑप्शन क्लोज होते हैं। आप ऑप्शन से भी उत्तर निकाल सकते हैं। पेपर को हल करना एक स्किल और टैक्ट होता है भाई, मेहनत तो होती है, लेकिन आप उसमें अपना एक्यूरेसी लेवल कैसे बढ़ाएं, सिली मिस्टेक कम कैसे करें, ये पता रामतार ने। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि टेस्ट को टेस्ट नहीं, टेस्ट को मुख्य परीक्षा मान के बैठेंगे तो वैसी गंभीरता, वैसी भाव, वैसी जो है ना उसमें वो सिंसियरिटी आ जाएगी। तो आप अपने आप आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। और वरना एक टेस्ट लाइटली मान के कर रहे हैं और फिर आप दोस्त दे रहे हैं साहब मेरे रैंक कम आ रही है, तो इसका मैसेज बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर जैसे आज जो अभ्यर्थी टेस्ट के प्रति मतलब चिंतित नहीं है या व्यवहारिक रूप से वो टेस्ट को अपनी पढ़ने वाली लाइफस्टाइल में नहीं अपना पा रहे, तो वो टेस्ट जरूर दे, ये मैसेज निकलता है। क्योंकि टेस्ट टॉपिक वाइज होता है, फिर उनके रिवीजन होते हैं, और यदि उनको वो लक्ष्य लेकर चलेंगे तो 100% वो सिलेबस भी टाइम से रिवीजन कर लेंगे और फिर सफलताएं भी निश्चित होंगी। संगीता, आप जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी सर, मैं जो भावी प्रतियोगी हैं उनको चंद पंक्तियों के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि ना हार मानो ना रुकना सीखो, कि ना हार मानो ना रुकना सीखो, हर मुश्किल से लड़ना सीखो, हर मुश्किल से लड़ना सीखो। आज की पढ़ाई ही कल का भविष्य है, इसे दिल से करना सीखो। क्या बात है, बहुत गजब बात बोली वास्तव में। बहुत अच्छी बात सर पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहिए। तो आप भी जो सर हैं अपने अभ्यर्थियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे संस्था की ओर से? क्योंकि सफल अभ्यर्थियों ने तो अपनी कहानी और गाथा, कितनी संघर्ष भरी बातें इन्होंने बताई हैं और बिल्कुल जीवंत बातें जो हैं विद्यार्थियों के सामने रखी हैं। लेकिन सर आपका भी एक मैसेज यदि विद्यार्थियों को मिल जाए तो उनका जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, इन चारों जो है ना नव चयनित हिंदी के व्याख्याताओं ने अपने सारे अनुभव, सारी रणनीति जो साझा किए, तैयारी दौरान क्या मुश्किलें आई, क्या इनका सबल पक्ष रहा, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली, किस पृष्ठभूमि से हैं, ये सारी बातें निसंदेह जो भावी प्रतियोगी कोई भी जो कंपटीशन फील्ड में उनके सुन कर के निसंदेह उनकी बहुत सारी आशंकाओं, उनकी दुविधाओं को दूर करेगी और उनको एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। और साथ ही जैसा कि आपने कहा कि मैं भी इस आज के जो है इस इंटरव्यू का समापन इन 2 लाइनों के साथ हम करना चाहेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जब गीता में अर्जुन जो था युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य लेकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। बहुत बार ऐसे लाइफ में से टाइम आता है, ऐसा मोमेंट आता है कि हम जब कोई काम कर रहे हैं, चूँकि यहाँ अपना काम पढ़ाई वाला है और तैयारी वाला है, तो बहुत सारी बार बच्चे जब तैयारी करते हैं सोचते हैं करें कि नहीं करें, यार इसको करें बाद में करें, इस बार होगा कि नहीं होगा। तो जब उस मोमेंट आता, जो पड़ाव आता, जब ऐसा स्टेज आता है, उस समय यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई फील्ड हो, चूँकि यहाँ का फील्ड अपना एजुकेशन वाला है, उस समय यदि श्री कृष्ण की चंद बातें, भाव यदि वो अपने मन में बांध ले और इनको यदि समझ ले तो उसकी राहें निसंदेह आसान हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, यानी आज जो कर्म करेंगे ना वही कल उसका फल मिलेगा। आज यदि आधा करें तो कल आधा होगा, आज पूरा करें पूरा, पूर्ण करेंगे तो पूर्ण। कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और है अगर कर्म में सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। तो ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका कोई फल नहीं, लेकिन कर्म निष्काम भाव से, कर्म पूर्ण निष्ठा से यदि करें तो अवश्य फलदायी होता है। आगे वो कहते हैं कि लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ती। लोहे को तपाए, फौलादी राजा आपने सुना होगा कि लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है, कि सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है और हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। भैया सूरज की आभा पूरी दुनिया में है, लेकिन वो कितना तपता है। जैसे इन्होंने तपस्या की, इन्होंने एक लंबी साधना की 4 साढ़े 4 साल की, तब जाके इन्होंने सफलता का स्वाद और ये सम्मान इनको आज मिला है। तब लोग इनको सुन रहे हैं जी कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ये घर से निकल के इन्होंने रूम किराया लिया था, ये सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके आए थे कि नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और मिट्टी का बर्तन जब पकता है आग पर तब खूब खनकता है, पहले तपना पड़ता है तब वो आवाज़ आती है, सफलता का शोर मचाती है कि मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें
कि राह सरल होगा, थोड़ा और वक्त लगेगा, बस संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो धन्यवाद, हम सभी से विदा लेते हैं और आज इन सभी के जो अनुभव और रणनीति आपने सबने सुनी वो अवश्य आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और शीघ्र ही अगली इसी सक्सेस स्टोरी में जो है साक्षात के रूप में और कई अभ्यर्थियों के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे जल्दी। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप आए, पधारे, हम सबको और जो है गुरुजनों को इतना सम्मान दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, आज का जो ये इंटरव्यू था उसका जो मकसद कहें या उद्देश्य ये था कि इन सभी की जो संघर्ष की जो कहानी, जो गाथा थी आपके बीच हम लेकर के, उसका उद्देश्य जो भावी प्रतियोगी हैं वो इनको सुन कर के अवश्य अपनी रणनीति, अपनी तैयारी के दौरान जो उनसे कमियां रही हैं उनमें सुधार करेंगे और साथ ही जो चीज़ें उनसे छूट गई और इनसे जो सुनी है, जो इनके लिए सफलता की इस यात्रा में इनके लिए सहायक या वरदान साबित हुई हैं, उनको जोड़ करके और अपनी सफलता की इबारत को अवश्य लिखेंगे। यही आज का इसका मकसद था। डॉक्टर साहब, ये इन तीनों चारों से मिल करके बहुत खुशी हुई, बहुत इनके अनुभव सुन करके, इनकी सारी कहानियाँ, सफलताएं सुन करके बहुत अच्छा लगा। और साथ ही डॉक्टर साहब, इस तरह का जो आज का इस सेशन रखा है, इंटरव्यू रखा है, ये आगे भी इस तरह के अपना सक्सेस स्टोरी लेकर के विद्यार्थी बीच में समय समय पर अपन आगे भी अपन आए, इसको कंडक्ट करवाएं, ताकि इस तरह के एक विद्यार्थियों, जो भावी विद्यार्थी, उनको एक नई ऊर्जा कहो या उनको नई रणनीति के बारे में सोचने या उनको शामिल करने की तैयारी में उनको सीखने बहुत कुछ मिलता है। तो अवश्य लेते आते रहेंगे बीच बीच में, क्यों ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इस समय ये उम्र ऐसी होती है कि सर कई बार भटकाव भी होता है। तो इस तरह के जो इंटरव्यू जब हम सफल अभ्यर्थियों को लेकर आते हैं जिन्होंने खुद ने संघर्ष करके सफलताएं हासिल की हैं, तो विद्यार्थियों को एक नया मैसेज मिलता है। तो बिल्कुल आपने कहा ही है कि हम ऐसे इंटरव्यू लेकर आएंगे और जो सुदूरवर्ती भागों में हमारे सफल अभ्यर्थी जो इस समय अपने घरों पर हैं, तो उनका भी एक बहुत जल्द इंटरव्यू जो है सर के नेतृत्व में हम लेकर आने वाले हैं। जय प्रयास, जय राजस्थान। ओके, धन्यवाद।